Yes, sir. ओके ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर, गुड इवनिंग अगेन। अच्छा, तो फिर चलो सर हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग अभी बाजार में निकलेंगे चीज़ें बेचने के लिए। बेचना समझते हो ना सर? हाँ, बेचना समझते कि नहीं समझते? कि हम लोग, कुछ लोग परचेस करते हैं तो कुछ लोग सेल करते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉ है जो करेंटली हम लोगों का चल रहा है, इससे पहले इसका इंट्रो क्लास हुआ था, तो दैट इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 1930 में ये एक्ट आया था। एक्चुअली आप लोगों में से सभी ने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से किया। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट ना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट था, बट जैसे जैसे डे बाय डे बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनता गया, सेल परचेस इसको ना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखना मुश्किल पड़ रहा था। तो जैसे जैसे मुश्किल हो रहा था, तो फिर बेसिकली जो लोग देश में बिजनेस मैटर को संभालते हैं या लॉ को जो लोग संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, एक काम करते हैं, ये जो बाइंग सेलिंग, ये जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए एक अलग लॉ बनाया जाए। तो तब 1930s में ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, मतलब ये जिस समय का बात मैं कर रहा हूँ ये ब्रिटिश एरा का ही बात कर रहा हूँ। 1930 में तो ब्रिटिश चला गया था क्या हमारे देश से? अरे 1930 में ब्रिटिश गॉन? No, sir. No, sir. नहीं थे सर, थे। तब भी सोच रहा था 1930s में भी कि और 100 साल इंडिया में रहना है। मतलब तब भी उन लोगों का ऐसा नहीं था कि जाने का इच्छा नहीं था उनको, बट मुश्किल क्या हो गया कि ये डिफरेंट कंट्रीज, जितना सारा जगह में उन लोगों का कॉलोनी था, हर जगह में उन लोगों का मतलब उनका जो आधिपत्य था ना सर, वो मतलब उनका जो रुतबा था वो ख़त्म हो रहा था। और इंडिया में मुश्किल, इंडिया ही तो उनका कैश काउ था ना, मतलब वहीं से कमाता था और बाकी सबको मेंटेन करता था। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा रेविलियंस बढ़ गया था और सुभाष बोस जैसे लोग और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था, इन अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये मजबूर कर दिया उन लोगों को, सुभाष बोस, भगत सिंह जैसे मतलब ग्रेट लीडर्स, इन लोग मतलब मजबूर कर दिया कि भाई जाओ अपने देश में जाओ, बहुत हो गया तुम लोगों का कॉलोनी। बट जो भी हो, अल्टीमेटली ये सब बिजनेस का जो रूल्स वगैरह वगैरह है ना सर, ये उसी पीरियड में बना हुआ है। रूल्स को समय के साथ साथ अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट तो ज़रूरी है कि सिचुएशन 1930s और 2020s इज ऑब्वियसली नॉट द सेम, या फिर 1990s, तो समय के साथ साथ अमेंडमेंट हुआ है। तो आप लोगों का भी वो सब जानने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से सेल ऑफ गुड्स देखते जाओ, हिस्ट्री अभी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। हुआ है क्या स्क्रीन शेयर? कंफर्म नहीं एक बार? Yes, sir. अच्छा, तो देखो सर एक बार, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में स्कोप, मतलब इस एक्ट को क्यों पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, गुड्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ये सब वैरायटी सब था जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। डिस्टिंक्शन ऑफ सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सब आज बात करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड लास्ट पॉइंट जो आएगा सर, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये जो भी बातें अभी चल रहा है ना, ये सेल ऑफ गुड्स का बेसिक लेवल है, ठीक है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक पॉइंट्स है। तो आज बेसिक पॉइंट्स में ही सेकेंड लेक्चर्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक लेवल में ही आप अच्छे से समझा करो कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस तरह से आपको हेल्प करता है या फिर बिजनेस नॉलेज को कैसे इंप्रूव करता है। सो जैसे आपको आप देख सकते हो सर, कोई भी बिजनेस मतलब बाइंग सेलिंग होने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एग्रीमेंट बनेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग देख के आए सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग बार बार देखे कि एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए सर? ऑफर और क्या रे, ऑफर और क्या चाहिए सर? और मत पूछो, ऑफर और एक्सेप्टेंस चाहिए, है ना। किसी भी मैटर पे अगर ऑफर एक्सेप्टेंस बन जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होगा सेल ऑफ गुड्स में? सर सेल ऑफ गुड्स में एग्रीमेंट बनेगा बायर और सेलर के बीच में, मतलब एक तरफ होगा खरीदने वाले और दूसरी तरफ होगा बेचने वाले, ठीक है। जैसे मानो आप दुकान में जाते हो, मेडिसिन खरीदते हो, लैपटॉप परचेस करते हो, जो परचेस करना है,
अगर मूवीज देखना है तो मूवीज का टिकट परचेस करते हो, ठीक है, जो व्हाटएवर जो भी आप परचेस करना चाहते हो, एक तरफ बायर होंगे एक तरफ सेलर होंगे। तो ये जो खरीदने और बेचने वाले का दुनिया है ना, इसी दुनिया में ये लॉ बना हुआ है। इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जब बात आता है उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है सर। इमीडिएट ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफर मतलब अभी पैसा दो अभी माल लेके जाओ, आप समझ रहे हैं सर। इमीडिएट ट्रांसफर मतलब अभी मतलब हाथाहाथी, हाथाहाथी समझते हो, मतलब एक हाथ में पैसा दूसरे हाथ में गुड्स, काइंड ऑफ दैट, इट्स इमीडिएट ट्रांसफर और सेल। और ये टू बी ट्रांसफर्ड मतलब एग्रीमेंट टू सेल, मतलब आज वादा कर रहे हैं निभाएंगे, आज नहीं निभाएंगे बाद में निभाएंगे, बट वादा आज करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल, अरे लास्ट वीक क्या गजब चर्चा हुआ था। एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट होता है ना सर एग्रीकल्चर लेवल में। जैसे मानो कि मेरे ज़मीन है, आप मेरे को बोलते हो कि सपोज आपका आलू चिप्स का फैक्ट्री है, तो आप पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वेरी गुड सर, ठीक है। आपका पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है, आप मेरे को बताते हो कि भाई आलू चाष करते हो, मेरे लिए आलू चाष करो, ठीक है, मतलब आलू की खेती करो पोटैटो की। तो मैं बोला ठीक है, मेरा 1 बीघा ज़मीन है, मैं अपने 1 बीघा ज़मीन पे आपके लिए पोटैटो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या आज बोलने से कल पोटैटो बन जाएगा? अरे नो सर, टाइम लगेगा। कम से कम 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स टाइम लगता है पोटैटो बनने में। तो आज आपने मैंने आपको वादा किया, आपने भी मेरे को वादा किया, दोनों एक दूसरे को वादा किया। एक ने ऑफर किया था, एक ने एक्सेप्टेंस किया, तो एक ने वादा किया तो दूसरे ने वादा निभाने का भी वादा किया। हाँ सर, एक ने ऑफर किया, ठीक है, कि भाई मेरे को आलू चाहिए, तो अगला बोलता है कि भाई कितना, तो मैं बोला ठीक है 1 बीघा जमीन का आलू आपका। क्या करोगे भाई? चिप्स बनाएंगे, ठीक है, चिप्स की फैक्ट्री में तलेंगे, चिप्स तल के बेचेंगे। जैसे ये लेज वाले फ्रूटोले वाले है ना सर, बिंगो पोटैटो चिप्स, हाँ, कुड़मुड़े मुड़मुड़े, अलग अलग कितना सारा कंपनीज का नाम आप लोग जानते हो। तो जस्ट लाइक दैट कि आज आपने किसी को वादा करते हो कि भाई आज नहीं फ्यूचर में दे देंगे आपको, तो आलू आज बनेगा बट 3 महीना बाद सेल होगा, ठीक है। तो उसका थोड़ा बहुत आज आप थोड़ा बॉनी कर दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई कुछ पैसा मैंने दे दिया आपको, लेकिन आलू बनने के बाद मेरे फैक्ट्री में चले जाना चाहिए पूरा आलू, ठीक है, तो तब बाकी पैसा भी मिल जाएगा। तो ये टाइप ऑफ क्या बन गया? एग्रीमेंट टू सेल्फ, ये टू बी ट्रांसफर्ड, अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, होगा। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। बस ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में लास्ट वीक भी चला था, इसीलिए थोड़ा उसी पॉइंट को बोला। मतलब एग्रीमेंट टू सेल का ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकता है, नॉट जस्ट इन फार्मिंग सेक्टर। आप जैसे मानो ना, जैसे किसी को कोई कार खरीदना है तो वो बोलते कि मेरे को कस्टमाइज कार लेना है, ठीक है। तो कस्टमाइज मतलब कंपनी उसको उसके हिसाब से कार बना के दे देगा, ठीक है, डिजाइन वही रहेगा बट अंदर कैसा चाहिए वो कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा। तो कंपनी उसको बोला कि ठीक है ये टू बी ट्रांसफर्ड, 1 महीना 2 महीना टाइम एक्स्ट्रा लेता है, तो कंपनी उसको गाड़ी बना के दे देता है। तो ऐसे कितना सारा एग्जाम्पल हो सकता है सर। आपके दिमाग में कोई अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स क्या है, ठीक है, गुड्स कितना तरह का होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, ये चर्चा लास्ट वीक किया था, फिर से नहीं करना है, ठीक है। अगर जो लोग लास्ट क्लास अगर बाई चांस मिस था, मेरे को बताओ सर, मैं क्लास शेयर कर देता हूँ और आप जरूर एक बार वो क्लास फिर से देखो, ठीक है। तो बेसिकली गुड्स कितना तरह का हो सकता है, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो गुड्स कितना तरह का होता है, बहुत बड़ी बात है सर कि आपको गुड्स के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, कंटिंजेंट गुड्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर प्राइस, सर व्हाट इज प्राइस, ये बात करेंगे। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बात इसके अंदर होगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग के अंदर भी स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। ये जो गुड्स का खेला है ना सर, ये जो गुड्स का खेला है, ये गुड्स क्या है, कितना तरह का गुड्स होता है, ये चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्या रे, सही बोला कि नहीं? गुड्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि नहीं किया था? यस सर। है ना, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग का भी 3, स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड, ठीक है। ये जो वैरायटीज आपको दिख रहा है, ये सब वैरायटीज हम लोग लास्ट वीक पढ़े थे, ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो फिर आज क्या बताएंगे आप लोगों को? सर आज क्या बताएंगे, आज ना पहले ना थोड़ा गुड्स की डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स। हाँ सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होते कि नहीं होते? हाँ सर, क्या बोलते हो? डिलीवरी ऑफ गुड्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। फ्लिपकार्ट में जाओ, बिग बास्केट में जाओ, हाँ, डोमिनो, पिज़्ज़ा हट, जहाँ से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करो ऑनलाइन में घर बैठे बैठे, एक चीज़ दिमाग में ज़रूर चलता है सर,
क्या बोलो तो, क्या दिमाग में क्या चलता है? कुछ भी ऑर्डर करने के बाद दिमाग में क्या चलता है? अरे बोलो, ऑर्डर करने के बाद दिमाग कितना में क्या? दिन में डिलीवरी आएगा? हाँ सर, कितना दिन में डिलीवरी होगा। जैसे मानो कि अगर आपको फ़ोन का शौक है, ठीक है, आपको कोई फ़ोन चाहिए, ठीक है, आपको मोबाइल फ़ोन तो आपने ऑर्डर कर दिया, बहुत बढ़िया किया आपने ऑर्डर करके, और ऑर्डर करने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई फ़ोन तो ऑर्डर कर दिया iPhone 12, ठीक है, लेकिन ये डिलीवरी को कब मिलेगा मेरे को? ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर ये डिलीवरी के बारे में क्या बताते हैं। डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी, कहाँ क्या डिलीवरी? यस, ये देखो मेरे एड्रेस पे बता रहे हैं डिलीवरी इन 2 डेज। हाँ सर, डिलीवरी इन 2 डेज, मतलब 2 दिन में डिलीवरी कर देगा मेरे एड्रेस पे। बढ़िया है। किसी किसी के एड्रेस में 1 दिन में भी बोल सकता है, डिपेंड करता है कहाँ है, कहाँ का प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह मैटर यहाँ पर काम करता है। सो तो फिर मैटर क्या है सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स इतना क्यों चिल्ला रहे हो तब से? हाँ ये सब तो जानते हैं, डेली देखते भी हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी डिलीवरी चिल्लाते हैं। एक्चुअली लॉ और डिलीवरी के बारे में क्या बताते हैं? तो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी में ये 3 तरह का डिलीवरी के बारे में कहा सर, ध्यान से देखना। हाँ, एक हो गया सर एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल, कॉन्स्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। सर एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? सर एक्चुअल डिलीवरी का मतलब हो गया, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब हो गया, रुको सर, ये पेन मेरा बीच बीच में आजकल बिगड़ रहा है, क्यों पता नहीं क्या हो गया, इसको जाने का समय हो गया। एक्चुअल डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, जब गुड्स फिजिकली बायर को ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आ रहा है सर? सर ये तो नॉर्मल बात हो गया ना। फिजिकली डिलीवर का मतलब क्या है? जैसे मानो आपको आपने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाले आपके घर पे डिलीवरी देके चला जा रहा है, सिंपल बात है ना। फ्लिपकार्ट वाले आपके घर में ये प्रोडक्ट देके चला जाएगा। आपने जोमेटो में खाना ऑर्डर किए, जोमेटो वाले आपके घर में खाना पहुंचा के चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फिजिकल डिलीवरी हो गया। या फिर आप ऐसे बोलो ना कि सर एक्चुअल डिलीवरी हो गया, मैंने जैसे मांगा था मेरे को प्रोडक्ट समेत एकदम मेरे घर में पहुंच गया। तो सर ऐसा ही तो होना चाहिए। हाँ क्या सिर्फ ऐसे ऐसे ही तो होना चाहिए? मतलब डिलीवरी में और क्या चीज़ होना चाहिए? मेरे को जो चाहिए था मैंने पेमेंट कर दिया, या फिर पेमेंट बाद में करेंगे, तो जिसको सेल करना है वो मेरे घर पे आके प्रोडक्ट देके चला गया, गुड्स देके चला गया। तो व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस। ठीक है, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। ध्यान से सुनना बात को। एक्चुअली डिलीवरी तभी होता है जब सेलर फिजिकली, व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स का जो फिजिकल पोजीशन होता है, पोजीशन मतलब सर, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, ठीक है, वो अपना अधिकार आपको ट्रांसफर करता है। आप समझ रहे सर बात? जैसे सर क्या बात हो गया, अच्छा ये फोन फ्लिपकार्ट के साइड में है, तो मैं क्या मानूं इसका ओनर कौन है? जल्दी बोलो। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट। है ना, ये फोन अगर फ्लिपकार्ट के साइड में है तो इसका ओनर कौन है, किसके पोजीशन में है ये फोन? ये फ्लिपकार्ट के पोजीशन पे है, मतलब यही मानेंगे ना। तो ये अभी किसका ओनरशिप में है? फ्लिपकार्ट के ओनरशिप में है। आप कोई भी साइट में देख लो, तो जिस दिन ये फोन मेरे पास आ जाएगा, तो जिस दिन फ्लिपकार्ट ये पोजीशन खुद से मेरे को ट्रांसफर कर देगा, उस दिन ये गुड्स मेरे पास हो जाएगा ना। तो क्या कहता है लॉ, क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और ए थर्ड पर्सन ऑथराइज टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। ठीक है, अगर बायर के बिहाफ में भी कोई उसका होल्डिंग लेना चाहता है तो भी चलेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। हाँ सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल साइंस है कि भाई मेरे को चीज़ें चाहिए, मैंने परचेस किया, मेरे घर पे जो सेलर है पहुंचा के देके गया। इस पे क्या पढ़ने का चीज़ है सर? हाँ, ये बेकार में आप अपना मुंह दर्द करा रहे हो और हम लोगों का माथा। लेकिन सर अब अभी देखो, आप अगर आप एक्चुअल डिलीवरी समझ गए, अब आपको बाकी डिलीवरी भी समझ में आ जाएगा। सर देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिलीवरी जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सर कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या डिलीवरी सर? कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। और एक तरह का भी होता है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। सर कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी भी क्या होता है? when it is effected without any change in the custody or actual possession of the thing as in the case of delivery by atonement, मतलब acknowledgement के थ्रू से होता है। विदाउट एनी चेंज इन दी कस्टडी, कस्टडी नहीं बदला, जहां पर था वहीं पर है, लेकिन ओनरशिप बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है? सामान जहां था वहीं पर है लेकिन ओनरशिप बदल गया, ऐसा हो सकता है सर रियल में?
वास्तव में ऐसा संभव है? यस कैसे? सर, जैसे वह कोई गोडाउन है और आपने दूसरे को दे दिया तो उसका चाबी दिए और मतलब उसकी जगह तो नहीं। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। आवाज कट गया तेरा। हेलो, क्या मेरा साउंड आप सबको आ रहा है सर? यस अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वेयर हाउस मैन मतलब सर गोडाउन का जो गोडाउन कीपर, हाँ। होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी। वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। ठीक है, इतना दिन वेयर हाउस के पास किसका था? ए का था। होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी, अब बी का करेगा एट एज रिक्वेस्ट। तो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द सेलर्स एक्नॉलेज टू द बायर दैट द होल्ड गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ। ठीक है, मतलब सेलर, सिंपल बात है, लाइक ए बी को गुड्स भेज दिया, आप समझ रहे हैं सर? ए बी को सेल कर दिया, गुड्स इतना दिन किसका था? ए का था। बात को ध्यान से समझना सर। ठीक है, गोडाउन में गुड्स ए का था, ए ने बी को सेल कर दिया, लेकिन ये जो गुड्स है ए का किसके पास है? ए के वेयर हाउस में है। ठीक है, या फिर किसी और के वेयर हाउस में भी हो सकता है। वेयर हाउस मतलब क्या? गोडाउन। ए ने बी को सेल कर दिया, लेकिन बी बोल रहे हैं कि उसी वेयर हाउस में अब वही गुड्स, किसका गुड्स? ए का गुड्स, लेकिन अभी बी के पास हो गया क्योंकि इसका ओनरशिप बदल गया। लेकिन वही गुड्स अभी बी की जगह में, मतलब बी का गुड्स है, लेकिन वो कौन हैंडल करेगा? वेयर हाउस मैन, बी के लिए। आप समझ रहे हो ना सर? वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी, मतलब इतना दिन वो सेलर की तरफ से होल्ड कर रहा था, अभी वो बायर की तरफ से होल्ड करेगा। तो ये क्या हो गया? कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ रहे सर? कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया, मतलब बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू से कॉन्स्ट्रक्शन बन गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, समझे कि नहीं? यस सर। वेयर हाउस देखे हो ना आप लोग? देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ वेयर हाउस दिखता है सर। वेयर हाउस कैसे बताएं? कितना सारा वेयर हाउस होता है, कितना तरह का गोडाउन दिखता है सर चारों तरफ, थोड़ा आंख लगाने से ही दिख जाता है। हाँ, नेट स्लो चल रहा है मेरा, इमेज खोलने में टाइम लग रहा है। ये देखो सर, कितना सारा सुंदर सुंदर वेयर हाउस निकला। ठीक है, ये वेयर हाउस में, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन में या नहीं? यस दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, नहीं मेरा यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया नेट। ये देखो, ये वेयर हाउस है, इतना दिन ए का था, ए ने बी को सेल कर दिया। अब वेयर हाउस वाले बोल रहे हैं कि अब तो मैं होल्ड नहीं करूंगा, लेकिन अभी बी बोल रहे ठीक है तो मेरे लिए होल्ड करो, पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, ऐसे चलता है कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, और एक होता है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? सिंबॉलिक डिलीवरी का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो सर? बोलो, सिंबॉलिक डिलीवरी। बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग वो कैसे होगा? सर, जैसे मेरा कहीं किसी जगह से गुड्स आ रहा है और उसके बाद मेरे पास बिल ऑफ लैडिंग है तो हम किसी को दे दिए तो वो जो है बिल ऑफ लैडिंग ले जाकर वो सामने वाले को दिखाएगा तो उसको मिल जाएगा। हाँ सर, वेरी गुड सर। बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ वेयर फिंगर, ठीक है, डॉक वारंट, ये बहुत सारा चीजें होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू से। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly, चलो इसी तरह का सिंबॉलिक डिलीवरी कुछ और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कुछ और सिंबॉलिक डिलीवरी ऐसे देखते हैं, बड़ा पॉपुलर पॉपुलर डिलीवरी स्क्रीन शेयर देखते हैं। नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? क्या चल क्या रहा है? सब कुछ तो ठीक था। अभी ठीक है? हेलो? यस सर। ओके, ये सबको दिखाई दे रहा है रे? अर्पिता, ज्योति, नील, मन्नन, यस बोल सा। यस सर। ओके ओके। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है सर? फिर देखो, मैंने देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग, मैंने देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग, किसी भी चीज का डिलीवरी हो रहा है इन टोकन ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिट, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ transmit may be made, course of transmit may be made by handing over documents of title। आपको बस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल ऑफ द गुड्स, जैसे मानो कि ये गुड्स का टाइटल है, टाइटल मतलब ओनरशिप टाइटल जैसे बोल सकते हो, मतलब ये इसका टाइटल डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा गुड्स उसका होगा,
ऐसा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जिसका, गुड्स उसका, ऐसे टाइप का। बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स और द की ऑफ वेयरहाउस कंटेनिंग द गुड्स इज हैंडेड ओवर द बायर्स वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, देयर मे बी डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ गेटिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स। जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं दिया जा सकता वहां पर इस तरह का सिंबॉलिक डिलीवरी होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने से आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर देख सकते हो आप, goods are said to be deliverable state when they are in such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में ऐसे कहा गया है। एग्जांपल 12 में बताते हैं सर, when a contract to sell timber and make bundles thereof, मतलब टिम्बर का बंडल बनाएगा, the goods will be in a deliverable state after A has put the goods in such a condition। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं सिंबॉलिक डिलीवरी का। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है सर। आप लोग कभी किसी को देखना, किसी को कार दिया जाता है तो किसी को मानो कि प्राइज में कार मिल रहा है, हाँ सर, जैसे मैन ऑफ द मैच कार विनर, ऐसे देखे आप लोग? लोगों मैं समझाता हूँ सिंबॉलिक डिलीवरी का एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल। हाँ सर, बोलो 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 या सर। सब की दिया जाता है, चाबी। हाँ समझ गए सर, ठीक है। या फिर आजकल सर आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो जस्ट गाड़ी बुकिंग के लिए जाते हो तो गाड़ी शायद उस दिन आपको नहीं मिलता है, बाद में गाड़ी मिलता है। तो आप लोग क्या करते हो, गाड़ी तो आपको उस दिन नहीं मिला, ठीक है, ये कुछ ऐसे देखने में होता है। मतलब कहाँ चला गया, गाड़ी गाड़ी आपके सामने नहीं दिया जाता, आपको गाड़ी का चाबी दे दिया जाता है, ये देखो, ठीक है। अब ये गाड़ी आपको बाद में मिलेगा, देख रहे हैं सर, रेनॉल्ट डस्टर विराट कोहली को कभी मिला था, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा गाड़ी मिलता रहता है इन लोगों को। तो क्या मिला सर, चाबी मिल गया सर, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। मतलब आपको चाबी दे दी है, मतलब गाड़ी भी दे दी है, कुछ इस तरह का बात, ठीक है। जिसके पास चाबी रहेगा मतलब इसके साथ कुछ सर्टिफिकेट भी देगा, वो सर्टिफिकेट शो करने से ये गाड़ी उसका उसके नाम पे डिलीवरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इट्स टाइप ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जांपल सर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन सकता है। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए एक बार शो कर दिया, ऐसे समझ में आ गया होगा सबको जैसे सिंबॉलिक कितना तरह का होता है। तो बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर विश्वजीत ने उठाया था और जो जरूरी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मानो कि बिल ऑफ लैडिंग। सर ये लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? हाँ विश्वजीत बता, तू नहीं बताया तो फिर तुझे को ही पूछूंगा मैं, ये बिल ऑफ लैडिंग होता क्या है? रेलवे से जब गुड्स मंगवाते हैं तो बिल ऑफ लाइडिंग देता है, जिसके पास रहेगा ओनरशिप उसी का। हाँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट साहब। जैसे मानो कि ये बेसिकली ज्यादातर केस में ये बिल ऑफ लैडिंग वगैरह ना मतलब फ्लाइट वगैरह में यूज होता है, मतलब एरोप्लेन से अगर कोई बाहर से माल वगैरह आता है ना तो वहां पर ये ज्यादा यूज होता है। सपोज मानो कि आपका किसी फॉरेनर से कोई मतलब फॉरेन कोई डीलिंग्स था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार होता है, ठीक है। कार्गो बिल मतलब कार्गो हो सकता है या फिर कोई प्लेन से या शिप से हो सकता है, ठीक है। तो बिल ऑफ लैडिंग डॉक्यूमेंट्स ना कुछ ऐसे देखने में होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ये देखने में कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, ये देखो सर, स्कॉटी नेबल कैलगरस, ये कौन सा भाषा में लिखा है सर? नहीं सॉरी, चार्जियर्स डेल्मस सर व्यूलर। ऐसा पेपर जो गुड्स की ओनरशिप डिसाइड करता हाँ सर, जो गुड्स के ओनरशिप को डिसाइड करते हैं। और ये जिसके पास भी ये टाइटल डीड्स रहेगा, ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक्चुअली क्या है ना, बाहर से आ रहा है। अब ये जिनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, सपोज यू आर इन इंडिया एंड जहां से गुड्स आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया वाले को नहीं जानता है, इंडिया वाले भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानते, कभी किसी को एक दूसरे को देखा नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये जो कंसाइनमेंट है, ठीक है, ये किसका कंसाइनमेंट है, इसके लिए पेपर्स का जो लेन देन है ना वो पहले हो जाता है। आजकल ईमेल की जमाना है, ईमेल में हो जाता है, बट जिस जिस जमाने में ईमेल नहीं होता था, बाई पोस्ट फॉरेन से वो डॉक्यूमेंट्स आता था, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप शिप में पहुंच जाते थे या डॉक में पहुंच जाते थे, जहां शो करने से वो मतलब पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए आप डिलीवरी लेने गए वो आपको मिल जाता था। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है सर, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिसमें आपको बिल ऑफ लैडिंग हो सकता है जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है, डॉक वारंट हो सकता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है, वेयर फिंगर से। ये बिजनेस स्टडीज में भी ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो स्कूल लेवल में
पढ़ते हैं, उसका बिजनेस स्टडीज में भी ये चीज़ पूछते हैं, ठीक है, कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल में ये बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन इन स्कूल लेवल ऑल्सो। अच्छा, रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट भी इसी तरह का काम करता है। अगर आपके पास रेलवे रिसिप्ट हो तो आप सपोज मानो आप दिल्ली से कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस के लिए या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, तो अगर आपके पास रेलवे रिसिप्ट है तो अगर आप जाके रेलवे रिसिप्ट को सबमिट करते हो तो वो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप ले सकते हो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, मल्टी मॉडल मतलब जैसे वो क्या बता सर उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक होते हैं ना, मतलब कोई ऐसे कंपनीज होते हैं जो गुड्स को अलग अलग मोड पे लाते हैं, लाइक पहले वो शिप करके लाया, फिर जहां पर शिप नहीं चलेगा वहां पर वो ट्रक करके लाया, फिर वहां से वो कोई छोटा मोटा कार्गो किया, ठीक है, छोटा मोटा कार्गो को किया, इस तरह से वो डिलीवरी करता है। जैसे लैंडलॉक जो कंट्रीज होते हैं ना, लैंडलॉक समझते हो सर, दुनिया में ऐसे भी काफी सारे कंट्रीज होते हैं जो समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। हाँ सर, हमारे देश में भी बहुत सारे जगह में समुद्र थोड़ी ना है, चारों तरफ समुद्र है, थोड़ी ना हर जगह समुद्र है, क्या रे, बात कुछ समझ में आ रहा है। मान की सिंगापुर से कोई चीजें इंडिया में आ रहा है, ठीक है, सपोज वो कोलकाता में आ रहा है, अब ये कोलकाता के जो है वो तो कोलकाता में डायरेक्टली पहुंच गया, फिर वहां से कोई दूसरा मोड लेके आप उसको जिसका डिलीवरी है वो कर सकते हो। बट मानो कि जैसे भूटान वाले, नेपाल वाले, ये लोग क्या करेगा, हाँ ये तो अलग कंट्री है ना, भूटान वाले नेपाल वाले इनका तो अलग कंट्री है, तो इनको बेसिकली कोलकाता के ऊपर या इंडिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो मल्टी मॉडल तो इनका हो ही जाता है, यहाँ से शिप करके आया, फिर यहाँ से जहाज मतलब एरोप्लेन करके भी नेपाल जा सकता है, अगर गुड्स वैसा हो, ज़्यादा बड़ा हो तो ट्रक के थ्रू से नेपाल पहुंचेगा या भूटान पहुंचेगा, ठीक है, इस तरह से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे चीन को बहुत प्रॉब्लम है, जानते हो चीन को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीन का क्या प्रॉब्लम है, चीन का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, ये देखो इसका इसका जो ईस्टर्न साइड है ना सर, ईस्टर्न साइड इसका खाली है, जो पैसिफिक ओशियन है, आप लोग देख पा रहे हैं सर, हेलो, चीन का प्रॉब्लम समझाते हैं मैं आपको, ठीक है, ये देखो सर, चीन का ईस्ट साइड खाली है, तो चीन यहाँ से अगर कोई भी गुड्स मतलब इधर से ये सब छोटा मोटा कंट्री में भेजना चाहेगा भेज देगा, बट जो बड़ा कंट्रीज है जहाँ पर बड़ा मार्केट है, ठीक है, उनको भेजने के लिए चीन को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसको साउथ चाइना सी होके यहाँ से किसी का दूसरा इंडोनेशिया का परमिशन लेके यहाँ से, या फिर यहाँ से मलेशिया के इधर से डॉक यूज करके, ठीक है, इस तरह से उसका जहाज यहाँ पर अपने बे ऑफ बंगाल होके इस तरह से जा सकता है, मतलब काफी इधर उधर घूमना, अलग अलग कंट्रीज का टेरिटरी घूमना पड़ रहा है। और अगर सर मानो कि उसको यूएस जाना है, ठीक है, तो मुश्किल क्या है कि ये पूरा पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा समुद्र तय करना पड़ेगा, तो ये एक मुश्किल है। दूसरा क्या है कि जो मेन मैक्सिमम कंट्रीज तो सर एशिया और यूरोप और अफ्रीका में है, और एशिया यूरोप अफ्रीका तो इधर ही है, तो इसका जो मेन मार्केट है, चाइना तो इसका मेन मार्केट है नहीं, तो इसका जो मेन मार्केट है दैट इज अफ्रीका, ठीक है, दैट इज मिडिल ईस्ट, हाँ दैट इज इंडिया। फिर भी इंडिया के साथ वो कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, इंडिया के साथ वो कनेक्ट कर लेता है, लैंड के थ्रू से भी कर सकता है, बट मुश्किल ये हो जाता है जब इनको कोई प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में भेजना हो, अफ्रीका में भेजना हो, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ये जो इंडिया के जो कश्मीर है ना सर, पीओके जो पाकिस्तान हड़प के रखा है, वो पीओके के ऊपर से एक रास्ता बना रहा है जिसको सीधा लेके यहाँ पर पाकिस्तान का बलूचिस्तान में एक एरिया है सर, गदर, इंडो चाइना, हाँ इंडो चाइना नहीं, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर, ये जो ये सब पाक चाइना। पाक चाइना कॉरिडोर, ठीक है, बेसिकली वो इंडिया के ऊपर से कर रहा है, और इसमें इंडिया बैम्बू दे रहा है क्योंकि इंडिया के एक जगह में कर रहा है ना, क्योंकि ये कश्मीर जो है सर, ये पूरा तो कश्मीर भारत का है। अब सर क्या है ना, हम लोग जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग कभी अच्छा नहीं होता है ना, तो हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए ये सब एरिया को हम लोग क्या करके रखे हैं, ये पाकिस्तान हड़प के रखा है सर, गिलजित बल्तिस्तान, लद्दाख का कुछ पार्ट, ये तो चाइना हड़प के रखा है अक्साई चाइना के नाम पे। तो ये क्या बोल रहा है, चाइना का मानना है कि ये इसका है, ठीक है, एक्चुअली ये हमारा है, लेकिन हम लोग अरुणाचल खो दिए थे, बट यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर लोग नहीं रहते, ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होता, इसलिए भारत ने नेहरू जी के ज़माने में ये एरिया को कुर्बान करना पड़ा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि चाइना दो जगह में अटैक करके रखा था, एक तरफ अरुणाचल में और एक तरफ लद्दाख में, ठीक है, तो फिर बाद में बोला कि ठीक है भाई, अरुणाचल में लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग काफ़ी रहते हैं वहाँ पर, लामा लोग रहते हैं, तो भाई आप अरुणाचल छोड़ो मेरा, ठीक है,
और आप ये अभी रखो, मतलब डील कर लिया था। ऐसा बदमाशी है इनका, ठीक है। और ये पार्ट एक्चुअली तिब्बत से जुड़ा हुआ है, ये तिब्बत है, तिब्बत भी चाइना ने लेके रखा। तो यहाँ वाला रास्ता से एक रोड बनाया ताकि वो गदर पोर्ट के थ्रू से, गदर वो मूवी देखे होंगे आप लोग, हाँ, गदर एक प्रेम कथा, उसका यस उसका पार्ट 2 आ रहा है सर, सनी देओल वाला मूवी, ठीक है, पार्ट 2 आ रहा है, शूटिंग चालू हुआ है, मेरे को खबर दिख रहा था मैं कहीं पर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे करके बलूचिस्तान पहुंच जाएगा। बलूचिस्तान में गदर पोर्ट से वो अफ्रीका ये सब नेशंस को पकड़ेगा। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है, उसका भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि उसका भी एकदम हर जगह से एकदम सब कुछ इजी है, ऐसा नहीं है। भारत का पोजीशन बड़ा जबरदस्त है सर, देख पा रहे सर, आसपास में कोई नहीं, हाँ, एक मजा देख पा रहे क्या आप? ये इंडिया का जियोग्राफिकल कंडीशन, सीरियसली मतलब ऐसा आपको बहुत कम देशों में मिलेगा कि भारत को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से समुद्र खाली खाली। हाँ, इसका प्रॉब्लम भी है खाली समुद्र का, जैसे बंगाल में ये जो पूरा जोन है, इसके लिए आपको नेचुरल अलग हर तरह का नेचुरल प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है। जैसे ये जो बारिश अभी हो रहा है, साइक्लोन, साल में 10-50 बार साइक्लोन हो रहा है। ओके ठीक है सर, छोड़ो, आई होप सर आप लोगों को क्लियर हो रहा है। क्या रे, बोलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सिंबॉलिक डिलीवरी क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मार्केंटाइल एजेंट, सर मार्केंटाइल एजेंट कौन है? सर मार्केंटाइल एजेंट वो हो जाते हैं ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बताते हैं, इट मींस एन एजेंट हु इज इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज एन एज सच एजेंट authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or raise money on the security of the goods. Such kind of agents are auctioneers और ब्रोकर्स, ठीक है, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, जो मार्केंटाइल एजेंट की काम करते हैं। सर किसके काम करते हैं? मार्केंटाइल एजेंट की काम करते हैं। ये सभी सिंबॉलिक डिलीवरी के साथ साथ ये सब पॉइंट एक्चुअली काम करते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी ऐसा नहीं, सॉरी एक सेकंड रुको, ABC डिलीवरी फॉर्म्स, अच्छा ये अलग और डेफिनेशंस हो गए। जैसे हम लोग क्या क्या डेफिनेशन अभी पढ़ के आए सर, ये सब डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ के आ रहे हैं सर। एसेट गुड्स क्या है, अनएसेट गुड्स क्या है, ये देखो यहाँ से चालू हुआ था। एग्जिस्टिंग गुड्स से पहले चालू हुआ था, एक मिनट रुको। बायर कौन है, सेलर कौन है, देख पा रहे सर आप लोग, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा गुड्स क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सी में देखा था, पर नंबर नहीं, ये वाला सी नहीं, बड़ा सी होगा ये, डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स, कितना तरह का डिलीवरी हो सकता है, कितना तरह का फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में हम लोगों ने डिलीवरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग आ गए सर अभी डी में, डॉक्यूमेंट, अच्छा नहीं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ये भी समझ गए आप लोग। अच्छा ई में आ गए सर मर्केंटाइल एजेंट, ओके, जो मतलब सेल ऑफ गुड्स में एक बहुत बड़ा जगह रखता है, जो एजेंट के काम करते हैं। तो ज्यादातर केस में ऑक्शनियर जो गुड्स को ऑक्शन में टेंडर मतलब बेसिकली बिडिंग करने में हेल्प करते हैं। ब्रोकिंग कंपनीज, ठीक है, जो गुड्स को एज ए मीडिएटर होके सेल करते हैं, तो वो भी सेल ऑफ गुड्स में एक अपना अच्छा जगह रखता है। Sir, another point is sir property. Section 2, subsection 11. Property here means ownership of general property. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. सेल ऑफ गुड्स है भाई, तो ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा तब तक गुड्स सेल कैसे होगा? और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर, है ना, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो। इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट मियरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी गुड्स वाला प्रॉपर्टी का बात चल रहा है, जिसको अकाउंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक करेंट एसेट्स। हाँ सर, अकाउंट्स में दो तरह का एसेट होता है, एक करेंट एसेट्स होते हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, है ना। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये किस पे काम करेगा, क्या लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे काम करता है कि करेंट एसेट्स पे काम करता है? हाँ सर, क्या रे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? अकाउंट्स के साथ साथ आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये गुड्स है और गुड्स करेंट एसेट्स है, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, ये नॉर्मल गुड्स वाला प्रॉपर्टी का बात चल रहा है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं सर, इफ ए हु ओन्स सर्टेन गुड्स प्लेज देम टू बी, ए हैज जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेयर बी हैज स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवांस ही हैज मेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब कहना है सर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस अ जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स
Note that the general property in goods is to be distinguished from a special property. It is quite possible that the general property in a thing may be in one person and special property in the same thing may be in another. For example, when an article is pledged, the general property in a thing may be transferred, subject to a special property continuing to remain with another person. That is, the pledge who has right to retain the goods pledged till payment of the stipulated dues. मतलब क्या हो गया पॉइंट यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का बात चल रहा है ना, अगर प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है तो आप सेल कर दोगे तो गुड्स पूरा ही जनरली सेल हो जाएगा. बट अगर किसी गुड्स का किसी को स्पेशल प्रॉपर्टी का दर्जा मिल जाता है ना, वो ट्रांसफर तो होगा बट कुछ मतलब लिमिटेशन के साथ. द प्लेज्ड हु हैज राइट टू रिटेन. हाँ बोल बोल, अच्छा बता रहा, बोल. गुड्स का पोजीशन जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं जाएगा. हाँ वेरी गुड सर, गुड्स का पोजीशन जाएगा, प्रॉपर्टी मतलब नहीं जाएगा. मतलब जो स्पेशल जो मतलब पोजीशन है ना उसका, वो नहीं जाएगा. ठीक है, गुड्स ट्रांसफर होगा, पोजीशन चला जाएगा, बट उसका प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ओनर के पास ही रहेगा. मतलब ओनरशिप नहीं जाएगा, सिर्फ पोजीशन जाएगा, उसको रख सकता है, कुछ कर नहीं सकता. वेरी गुड सर, वेरी गुड. स्टिपुलेटेड ड्यूज के साथ इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी. ठीक है, और जनरल प्रॉपर्टी में क्या होगा, गुड्स भी जाएगा और पोजीशन भी जाएगा. यस ना? हाँ विश्वजीत, ये सब प्रॉपर्टी चला जाएगा. यस, प्रॉपर्टी चला जाएगा. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, बोलो एनी डाउट? ये वाला एग्जांपल देखो, A who owns certain goods pledged from B, A has general property in the goods where B has special property or interest in the goods to the extent of the amount of advance he has made. तो किसी का जनरल प्रॉपर्टी है तो किसी का स्पेशल प्रॉपर्टी है. तो स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में पोजीशन ट्रांसफर कर देगा लेकिन प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगा, मेन ओनर के पास. और जनरल प्रॉपर्टी के केस में पूरा ट्रांसफर ही हो जाता है. तो इस केस में नॉर्मली प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप ऑफ जनरल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नॉर्मली जनरल प्रॉपर्टी की बात होता है सर. ठीक है, जिसमें गुड्स के साथ साथ ओनरशिप टोटली चला जाएगा. ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर. तभी वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक्चुअली प्रॉपर वे में काम करते हैं. ये बहुत बुझा, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो सर, बोलो. यस सर. तो यहाँ पर एक पॉइंट है सर, इंसॉल्वेंट के बारे में कहा गया है. सर ये इंसॉल्वेंट कौन होते हैं? सर ये तो आप लोग जानते हो ना, इंसॉल्वेंट कौन है. हाँ, दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्टेड हो जाते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेब्ट्स. अगर उसका मार्केट में बहुत सारा लोन है और वो चुकता नहीं कर पा रहा है. ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी से भी वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है. मतलब जितना उसका प्रॉपर्टी है, सपोज किसी के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है और मार्केट में उसका 15 लाख की डेब्ट है. ठीक है, 15 लाख की डेब्ट है और 10 लाख की प्रॉपर्टी है. तो ये बंदा क्या हो गया सर, 10 लाख की प्रॉपर्टी में 15 लाख का लोन है आपका मार्केट में, कहाँ से दोगे? और ऊपर से धंधा पानी क्या हो गया, धंधा पानी क्या हो गया? अरे जो बिजनेस चल रहा था, जो जॉब था, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन था, चला गया. मतलब वो बैंकरप्टेड हो गया, मतलब उसका सिचुएशन जीरो लेवल में आ गए. तो 10 लाख की प्रॉपर्टी में 15 लाख का डेब्ट हो गया तो बंदा बैंकरप्सी में आ जाएगा. थोड़ा कोशिश करेगा तो इसका प्रॉपर्टी से भी ले लिया तो फिर भी नहीं मिला 5 लाख. बात समझ में आ रहा है ना सर? तो ऐसे केसेस में, और कैनॉट पे हिज डेब्ट एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, वो इंसॉल्वेंटी कहलाएंगे. तो कई बार इंसॉल्वेंसी एक्ट आ जाते हैं, बंदे के बारे में पेपर में आ जाता है, छप जाता है कि बंदा बैंकरप्टेड है. ठीक है, प्राइस सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, प्राइस मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स. बड़ा सिंपल पॉइंट है सर. कोई गुड्स बेचेगा तो बदले में कुछ पेमेंट भी मांगेगा, है ना, कि भाई ये मेरा गुड्स का दाम है. तो वही प्राइस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में कहा गया है. आज मैं आपको प्राइस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा, वेट कर जाओ सर. इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. बिना दाम का गुड्स नहीं सेल हो सकता सर. सर क्या बात करते हो? हाँ सर, गुड्स को सेल करने के लिए थोड़ा दाम तो लगाना पड़ेगा. फ्री में दे दोगे तो गिफ्ट हो जाएगा ना. फ्री नहीं होते कुछ भी, मिनिमम वो कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े थे आप लोग, 1 टका तो कम से कम मांगो. ठीक है, प्राइस इनएडिक्वेट होने से भी चलेगा बट प्राइस तो कुछ होना चाहिए. हर चीज की कीमत तो होती है ना सर, तो वही कीमत. क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट एंड कंडीशन. ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट, उनका जो भी हालत है, जो भी कंडीशंस है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में भी बताते हैं.
ये सब चीजें आप लोगों को नेक्स्ट मतलब जो और एडवांस चैप्टर्स है वहां पर मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा, बट फिलहाल आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4 में बताया गया सर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ऐसे इसके बारे में मैं स्टार्टिंग क्लास में भी बोला था। हाँ सर, मतलब इससे पहले वाला क्लास में भी सेक्शन 4 के बारे में चर्चा मैंने किया कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दो तरह का सेल हो जाता है, एक सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, a contract of sale of goods is contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property, whereby the seller जो बेचने वाले हैं सर वो ट्रांसफर करते हैं या फिर एग्री करते हैं कि मैं ट्रांसफर करूंगा, एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस, दाम के बदले। There may be a contract of sale between one part of the owner and another. A contract of sale may be absolute or conditional. Contract of sale absolute भी हो सकता है, conditional भी हो सकता है, ठीक है। Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions, अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ, देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। सर सेक्शन याद रखिएगा। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, ये एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। When the time elapses or conditions are fulfilled, subject to which property in goods is to be transferred, that is section 4 subsection 4, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट टू सेल जब बाद में, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आज वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है बट कल वो हकीकत होगा, तो जिस दिन वो हकीकत में बदल जाएगा, मतलब रियलिटी हो जाएगा, फ्यूचर जो प्रेजेंट में बदल जाएगा, तब वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में आ जाएगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, आप समझ रहे हैं ना सर, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम्स elapses और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, जिस कंडीशन में बात बना था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4। इस तरह से आपके सामने कुछ एनालिसिस आएगा सर अभी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बड़ा ही पॉपुलर है ये पॉइंट, बड़ा ही पॉपुलर है, मतलब कम कम पॉपुलर नहीं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है, देख लेते हैं फटाफट। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो सेलर पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, सेलर टू बायर इमीडिएट ट्रांसफर। The term sale is defined in section 4 subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930, where under a contract of sale of property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, जैसे कि मैं आपको फार्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोला था। हाँ सर, वो लास्ट वीक तो सर फार्म बिल के बारे में भी केस बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, आज भी स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को, वो चिप्स बेचने वाला जो पॉइंट है, और भी बहुत सारे हैं सर। तो इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन देयरऑन। The term is defined in section 4 subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930, where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled. It is called agreement to sell. Thus, whether a contract of sale of goods is an absolute sale or agreement to sell depends on the fact whether it contemplates immediate transfer from the seller to the buyer or the transfer is to take place at a फ्यूचर डेट, मतलब क्या संगे संग हुआ है या फिर किसी भविष्य डेट में होने वाला है, ठीक है। एक्स एग्रीज विद वाई ऑन 10th अक्टूबर 2020, एक्स एग्री कर रहा है किसके साथ, वाई के साथ, 10 अक्टूबर 2020 को, दैट ही विल सेल हिज कार, ठीक है, आप 2022 कर लेना, दैट ही विल सेल हिज कार टू वाई ऑन 10th नवंबर 2020, ठीक है। एक्स एग्रीज विद वाई ऑन 10th अक्टूबर 2020 दैट ही विल सेल हिज कार टू वाई ऑन 10th नवंबर, 10 अक्टूबर को बात कर रहे, एग्रीमेंट बना रहे कि 10 नवंबर को बेचेंगे फॉर ए सम ऑफ 3 लाख। क्या बोलोगे सर इसको, सेल बोलोगे कि एग्रीमेंट टू सेल बोलोगे? एग्रीमेंट टू सेल। समझ रहे हैं ना सर? हाँ बुझे যাচ্ছে तो मन्नान, अर्पिता बोल, शुभश्री क्लियर हो रहा है ना? सिंपल पॉइंट है कि 10 तारीख Yes, को sir. बात, अक्टूबर में बात कर रहे हो कि भाई नवंबर में सेल करना है, तो फ्यूचर एग्रीमेंट हो गया ना, इट्स फ्यूचर एग्रीमेंट। ये फ्यूचर एग्रीमेंट तब से बात हो रहा है। देयर इज अ इंटरेस्टिंग मार्केट है सर, आप लोग जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, दे नो, आई नो दे नो, बट देयर इज अ मार्केट, इसका नाम है सर फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ कौन जानते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में? किसी को पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन? जी सर।
यस ना, क्या होता है एफएनओ में बताओ। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो सब चलता है, ट्रेडिंग। हाँ, जैसे ये इसमें क्या होता है, जैसे मानो कि आपको कोई स्टॉक लेना है, ठीक है, जिसका फ्यूचर में कुछ प्राइस होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, जीरोधा के साइट में रैंडमली मैं पहुंचा, ठीक है। तो इसका ना ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इक्विटी डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट का पूरा एरिया है। तो जस्ट मैं इतना बोलूँगा आपको कि जैसे मानो इट्स लाइक सिंपल वे में समझाता हूँ। इट्स लाइक जैसे एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो भी होगा, ठीक है, उसमें फ्यूचर प्रोडक्ट में है, ठीक है। करेंट मतलब एक होता है स्पॉट मार्केट, होता है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब जो डे टू डे मार्केट होता है जिसमें लोग बाई सेल करता है। फ्यूचर मार्केट में आपको कोई स्टॉक परचेस करना है और एक सर्टेन वीक के बाद आपको उसको सेल करना है, ठीक है। तो उसमें एग्रीमेंट बनता है। तो अपोजिट में कोई होते हैं, एक एक लॉट साइज होता है, ठीक है। ये देखो, ये नेट क्वांटिटी कितना हो गया, आरती इंडस्ट्रीज का सिंबल है यहाँ पर, मतलब आरती इंडस्ट्री एक लैबोरेटरी कंपनी, बेसिकली ये है ना दवाई, क्या बोलते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना सर, है अबाउट इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है जिसमें आपको क्वांटिटी कितना लेना है वो बताना है, और फ्यूचर में आपको ये देखना है कि भाई आप क्या करोगे, ठीक है। मतलब कोई बाई करता है, कोई सेल करता है। बाई करना मतलब अभी बाई करोगे बाद में सेल करोगे, और कोई क्या करता है आज सेल करते हैं बाद में बाई करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अगर फ्यूचर में आप बोलते हो कि दाम बढ़ेगा, कोई बोलते हैं कि नहीं दाम घटेगा, दोनों चलता है। हाँ सर, दोनों चलता है, कोई बोलता है इंक्रीज करेगा, कोई बोलता है डिक्रीज करेगा। अब जो आप जैसे सोचते हो अगर वैसा होता है तो आप जितना मार्जिन कमाओगे वो आपका। इसका पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली फ्यूचर स्टॉक में पैसा लगाना, सिंपल बात है कि फ्यूचर में कोई स्टॉक कितना जाएगा उसकी बेसिस में भी स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी ट्रिकी मार्केट सर। जब तक नॉर्मल स्टॉक मार्केट किसी को समझ में नहीं आता तब तक किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रॉपरली नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत वो अपने आप को देख सकता है, थोड़ा बहुत अमाउंट के साथ, बट जैसे वो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अच्छा बन जाएगा ना, तभी वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करे, ये मैं आपको बोलूंगा। अदरवाइज पहले ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस एकदम अच्छी बात नहीं है सर, ठीक है। वो उसमें पैसा भी बहुत एक साथ लगाना पड़ता है और प्रॉफिट भी बहुत हाई होता है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है सर, ठीक है। दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी एक तरफ ए पार्टी, दूसरी तरफ बी पार्टी। ए का मानना है कि बढ़ेगा, बी का मानना है घटेगा, जो सही होगा उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होके एक अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन होके बाद में वो मार्जिन ट्रांसफर हो जाता है। इसका पूरा इक्विटी डेरिवेटिव में पूरा इसका समझाया जाता है। आई होप ज्योति, रोशनी या फिर प्रिया, इन लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा क्यों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सोहस्टी को तो पता ही है। बुझते बच्चीस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फ्यूचर फ्यूचर चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा बोला। याद आया प्रिया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम लोग, आप लोग करते भी हो आजकल, मुझे पता है। ठीक है सर, अभी वो स्टॉक मार्केट वाला फ्यूचर में अभी दिमाग नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो फ्यूचर एग्रीमेंट, बट इसका इसके साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग याद रख सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि भाई फार्मिंग वाला केस ये बड़ा अच्छा काम आएगा यहाँ पर। ओके, ठीक है सर। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, तो यही बात अभी सिंपल बात है कि एग्रीमेंट टू सेल कब बिकम सेल हो जाता है, एग्रीमेंट हुआ था, सेल कब बनेगा सर? एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल व्हेन द टाइम इलाप्सेस, समय जब निकल जाएगा, जितना समय का बात हुआ था, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, या फिर जो कंडीशन आपने रखा था वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट so as to constitute a contract to sale of goods under the Sale of Goods Act 1930. There must be at least 2 parties, ठीक है। जैसे मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी समझा रहा था वैसा ही है सर, ठीक है। फ्यूचर एग्रीमेंट में भी कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, ऐसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टी तो होना ही चाहिए ना सर। The seller and the buyer and the two must be different persons. A person cannot be both the seller and the buyer. मतलब एक ही इंसान अपने खुद ही खुद को सेल तो नहीं कर सकता। The subject matter of the contract must necessarily be goods covering only movable property. Goods ही होना चाहिए। It may be either existing goods owned or possessed by the seller or future goods. Existing goods भी हो सकता है, future goods भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। यहाँ पर एक पूरा डिफरेंस का पूरा है सर, मतलब जैसे यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो सेल के साथ एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस आप देख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बड़ा पॉपुलर पॉइंट है सर,
सेल के साथ एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस को अलग से इसलिए दिया गया, चलो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। पेन को क्या हो जाता है बीच बीच में, ये सॉफ्टवेयर मेरा ठीक हो जा भाई, ये रबर बीच में आके ना तंग करता है मेरे को। Transfer of property, the property in the goods passes to the buyer immediately, but agreement to sell, property in the goods passes to the buyer on future date or on fulfillment of some condition. Nature of contract के basis में it is an executed contract, that is contract for which consideration has been paid. Executed का मतलब क्या है सर? हाँ सर, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट याद है? सेल क्या है? सर दोनों तरफ से काम हो गया। अरे वेरी बढ़िया विश्वजीत, दोनों तरफ से, हाँ दोनों पार्टी काम कर चुके हैं। मतलब सेल में क्या होता है, सपोज मानो आपने एक दुकान में विजिट किया है ना, आपको मेडिसिन लेना था, ठीक है, आपने मेडिसिन दुकान में मेडिसिन के लिए दाम दिया, ठीक है, सपोज आपका 500 रुपीज़ का मेडिसिन हुआ, तो आपने 500 पे किया, दुकानदार आपको मेडिसिन दिया, तो दुकानदार का मेडिसिन देना और आपका पेमेंट करना, ये दोनों अपने आप में क्या है, ये दोनों अपने आप में एग्जीक्यूटेड है ना सर? यस सर। है ना, ये एग्जीक्यूटेड है, मतलब दोनों तरफ से काम कंप्लीट हुआ है, दोनों पार्टी की तरफ से, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, सेल हो जाएंगे। मतलब सेल जब भी होगा तब भी एग्जीक्यूटेड होना जरूरी है, ठीक है, वो किसी तरफ से बाकी नहीं रहेगा, बाकी रहने से वो एग्रीमेंट टू सेल जैसा सिचुएशन हो जाएगा। इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ऐसा बात नहीं है, आपको समझाते हैं सर। इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट द फ्यूचर डेट, जिसका कंसिडरेशन जो है फ्यूचर डेट में दिया जाएगा। जैसे किसी का जमीन पे मतलब गन्ना बन रहा है, तो गन्ना बनेगा फिर पेमेंट मिलेगा। किसी के फैक्ट्री में गाड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, गाड़ी बनेगा फिर पेमेंट मिलेगा, ठीक है, इट्स लाइक दैट। रेमेडीज फॉर ब्रीच, द सेलर कैन सू द बायर, ध्यान से सुनना सर, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इनटू द बायर। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वो पेमेंट के लिए, मतलब सेलर कैन सू द बायर, जो सेलर है वो बायर को सू कर सकता है। सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर बाई चांस बायर पेमेंट में कुछ भी गड़बड़ करता है, बिकॉज इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, इसमें ओनरशिप संगे संग बायर पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे सेल हो गया वो बायर का हो गया। लेकिन अगर कुछ भी पेमेंट में गड़बड़ हो गया तो वो पेमेंट मतलब पेमेंट के लिए सू कर सकता है, कौन, सेलर, किस पे, बायर पे। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टार्टेड डेट, मतलब स्टेटेड डेट। अगर प्राइस पेमेंट नहीं किया तो फिर ओनली किस पे बात करेगा सर, डैमेज पे क्लेम कर सकता है। किस पे क्लेम कर सकता है, डैमेज पे। सर ये क्या बात हो गया, चलो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से समझाया जाए। पहले सेल को समझा देते हैं। जैसे सेल में क्या होता है, जैसे मानो कि आपको फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें खरीदना था, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट वाले ने आपको बोला कि भाई सेल हुआ है, ठीक है, तो आपको सेल कर दिया, ये आईफोन ही आपको सेल कर दिया। जब इसको आपने बोला था सीओडी करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मान गया सीओडी में, बट आप जब सीओडी का जब पेमेंट का बात है तो आप बोला नहीं अभी नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रोडक्ट रख लिया क्योंकि सेल है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अच्छा सर अगर ईएमआई भी होता ना तो भी, अगर आपने ईएमआई में भी परचेस करते तो भी, हाँ मतलब एक्चुअली ये प्रोडक्ट सेल है ना, तो ये भी सेल हो जाता है, लेकिन ईएमआई सेल है, ठीक है, तो ईएमआई सेल इज ऑल्सो सेल। आप जानते हो ना ईएमआई में भी आजकल लिया जाता है, तो आपका इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा आपको। अगर आपका इंस्टॉलमेंट कभी भी बीच में रुक गया ना, तो कंपनी जो है, जो सेलर है, वो आपके हायर अगेंस्ट में, परचेज। नहीं दिस इज नॉट एग्जैक्टली हायर परचेज, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट हायर परचेज नहीं होता है ये सब। देखो जैसे मानो कि आपने कोई गुड्स अगर ईएमआई से खरीद लेते हो ना, तो जैसे वो हायर परचेज में गाड़ी वगैरह होता है, ठीक है, गाड़ी में जो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे मानो तुमने ये इंस्टॉलमेंट में सामान ले जाता है। हाँ ठीक है, जैसे मानो तुमने ये फोन लिया, तुमको तो फोन मिल गया ना, अब तुम इसका क्या डॉक्यूमेंट्स होता है कि इसका ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है आपके पास, ऐसा ऑनरशिप कुछ? ट्रांसफर नहीं होता हायर परचेज में। नहीं मैं हायर परचेज का बात कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल ये फोन जब आप लोग ईएमआई से परचेज करते हो उसी का बात कर रहा हूँ। आपने अगर ये फोन ईएमआई से लिया, तो मेरा कहने का मतलब यही है, तो ईएमआई से लेने से क्या ये फोन आपका नहीं है? मेरा ही है। हाँ कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स यस होते हैं सर, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया तो। हाँ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है क्या कि जिसमें आपको कंपनी ऐसे बोलते हैं कि ये फोन आपका नहीं है बिकॉज आपका इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है, कैसे कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स होता है क्या? ईएमआई परचेस रहता है, ये समझ में आ जाता है कि भाई ईएमआई चल रहा है, बस इतना ही, बट प्रोडक्ट तो आपका हो गया सर ये सेल है, ईएमआई सेल है, वो कंपनी और वो जो फाइनेंस कंपनीज है ना, वो समझते हैं ये सब मैटर, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस समझेगा, बैंक वाले समझेगा, ठीक है,
ये समझते हैं। और ये जो आप बोल रहे हो ना हायर परचेस, ठीक है, हायर परचेस में आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली बड़े बड़े चीज़ों पे होता है हायर परचेस, लाइक ट्रक, गाड़ी वगैरह, ठीक है, जिसमें आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, 15 लाख, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट मतलब करते हो, खरीदते हो और फिर उसका पेमेंट, वो भी ईएमआई है, बट वो हायर परचेस इंस्टॉलमेंट परचेस जैसे होता है, उसमें आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। तो ये सब चीज़ों में तो आप मान लो कि हो ही गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है सर कि सेल के केस में सेलर आप पे केस कर सकता है, पूरा पूरा प्राइस पे क्लेम कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्राइस तो नहीं क्लेम कर सकता ना। अगर प्राइस दे दिया तो क्लेम कर सकता है। अगर अगर प्राइस जिस दिन बोला गया था उस दिन अगर प्राइस दे दिया तो ठीक है, लेकिन सर मान लो कि प्राइस नहीं दिया, मतलब बायर ने पेमेंट कुछ नहीं किया, तो फिर वो क्या क्लेम करेगा? जो भी एग्रीड होगा, यहाँ इस केस में बायर सेलर दोनों रहते हैं, एक तरफ बायर होंगे, एक तरफ सेलर होंगे। डैमेज, मतलब बेसिकली जिसको सेल करना था उसने अगर सेल नहीं किया, या फिर जिसको बाई करना था उसने अगर बाय नहीं किया, कोई भी हो सकता है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और पिता तेरे को मेरा आवाज आ रहा है? তুই বুঝতে পারছিস? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग বোঝাই চল একটু। से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब तो आप लोग जानते हो कि किसी को कोई क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जैसे ये इमेज देखते हैं, ये क्या चीज बना रहा है सर, आई डोंट नो क्या है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब कुछ ऐसा फार्मिंग चल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। मानो कि मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, बट एक सिंपल बता रहे हैं, सपोज मानो कि इन्होंने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई ये जमीन पे ये पेड़ लगाओ, ठीक है, तो ये पेड़ जब बड़ा हो जाएगा ये मेरा है, तो कुछ एडवांस इन्होंने दिया, सपोज मानो कि 5 लाख का चीज है इसके अंदर, ठीक है, इन्होंने कुछ 50,000 या 1 लाख दे के एडवांस दे के काम शुरू करवाया था, बाकी ये लोग अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ 3 महीने बाद, तो 3 मंथ्स का डील हुआ था, 3 मंथ्स लेटर ये बंदा लेने ही नहीं आता, क्या होगा फिर? तब इन तीनों का क्या होगा बोलो? अब लोगों को बात समझ में आया? 3 मंथ्स लेटर बाकी अमाउंट देके 4.5 लाख अमाउंट देके इसको पूरा चीज लेके जाना है, हाँ, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो इन लोगों का लॉस हो गया ना सर, मुश्किल में पड़ गया। तो ये लोगों को डैमेज क्लेम करने का हक तो होना यस चाहिए ना, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये बंदा आया बट ये लोग अभी रेडी नहीं कर पाया, या फिर किसी और को बेच दिया, या फिर देना नहीं चाहता, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। मतलब कई बार तो इस दो जिसके साथ भी गलत होगा वो कौन बन जाएगा? जिसके साथ भी गलत होगा वो बन जाएगा एग्रीड पार्टी, ठीक है। जिसके साथ भी कोई गलत करेगा वो एग्रीड पार्टी बन जाएगा। अब ये एग्रीड पार्टी केस कर सकता है, ठीक है, एग्रीड पार्टी केस कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कोड ऑफ लॉ में कि भाई मेरा इतना लॉस हुआ है। और कैसे लॉस हुआ है कि सिंपल कैसे लॉस हो सकता है, जैसे मानो अगर इसने इनसे परचेस करके ये प्रोडक्ट किसी और को सेल करता, तो 5 लाख से खरीदा था और इसका कोई 7 लाख 8 लाख का मानो डील था, ठीक है। तो ये जो डील में 3 लाख का इसका प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट लॉस हुआ उसको, तो वो प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ऊपर से गुडविल, ठीक है, ऊपर से वचन, मतलब इसका जो वचन था, मतलब जो वचन इन्होंने दिया था, वादा किया था बिजनेस में, तो मतलब ये जो जवान होता है ना वो बहुत पक्का होना चाहिए। आप जैसे बोलोगे वैसे करना चाहिए, तभी आप पक्का बिजनेसमैन बनोगे। बिजनेसमैन ना ये डबल बात नहीं करता, एक बार हाँ एक बार ना, ये बिजनेसमैन को शोभा नहीं देता। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा है, बिजनेसमैन का जुबान बड़ा पक्का होना चाहिए। क्या बोलते हो सर, गलत बोला क्या? हाँ, बिजनेसमैन को ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक एक मैटर पे बात करेगा। हाँ मुश्किल में आते हैं वो लोग, लेकिन मुश्किल में मतलब कुछ भी हो जाए बट कोशिश करते हैं पूरा 100% देने का कोशिश करते हैं कि भाई जो मैंने बोला मैं वो करूंगा, ठीक है। भले ही मैं 2 पैसा ज्यादा रख लूंगा, थोड़ा प्रॉफिट में 20 20 मतलब 10% बोला था, मैं 12% रख लूंगा, लेकिन मैं अपना काम तो करके रखूंगा। ये बिजनेसमैन होते हैं सर। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। अगर प्राइस पेमेंट किया तो फिर उसमें प्राइस के बारे में जा सकता है। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज, a subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. Such loss or destruction is the liability of the seller. ये जो लॉस यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल पे होगा ये सेलर का लाइबिलिटी बन जाता है। इस केस में
सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। बर्डन ऑफ रिस्क, सर रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलो ओनरशिप। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी सेल हो गया ना, सेल होने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मतलब रिस्क किसको है, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ये बायर का, ओनरशिप जिसके पास ओनर है। हाँ मतलब बायर के पास चला गया बिकॉज सेल हो गया ना। सेल हो जाने के बाद सेलर क्या, सेलर तो मतलब मौज है, उसको पैसा मिल गया और क्या, तो रिस्क जो भी है बायर का। बट इन दिस केस रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर बिकॉज एग्रीमेंट टू सेल है, अभी भी माल बिका नहीं है, बिकने वाले हैं, क्या बोलते हो, माल अभी भी बिका नहीं है, बिकने वाले हैं, क्या लगता है किसको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, इनको सेलर का। या इनको, हाँ सेलर को। सेलर को, समझ रहे हैं ना सर, सेलर। दोनों सेल हैं पर दोनों सेल का अलग अलग मजा है, हाँ दोनों सेल का अलग अलग खेल बन रहा है। कभी नॉर्मल सेल में सेलर मजे में, एग्रीमेंट टू सेल पे बायर मजे में, हाँ भाई ठीक है तुम बनाओ ना हम देखते हैं, ठीक है मतलब मुकर जाते हैं सर, बहुत लोग ऐसे मुकर जाते हैं, पहले बोला हाँ फिर बोला ना, ठीक है ऐसे होता है। तो ये सब मुश्किल, इसीलिए तो लॉ बनाना पड़ता है, ठीक है तभी तो लॉ बनते हैं कि अगर कोई किसी को धोखा दे दिया तो। ओके अच्छा, बर्डन ऑफ रिस्क, ठीक है। अच्छा ये वाला खेल देखो सर, ये खेल बताओ मुझे, ये सेलर क्या बता रहे हैं सर, जस्ट इन रेम, सेलर क्या बता रहे हैं सर, जस्ट इन रेम, और ये क्या बता रहे हैं सर, जस्ट इन पर्सनम। क्या होता है जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम? सर जस्ट इन रे मतलब गुड्स के खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं, और जस्ट इन परसेशन मतलब उस आदमी के खिलाफ केस। बोलो सर, जस्ट इन रेम ये इटालियन वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड है, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम। बोलो सर, बोलो क्या होता है जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम? हाँ तो बड़ा फेमस वर्ड है सर, देख लो, इट्स अ लैटिन वर्ड, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, मुझे याद है। The Latin word just in personam means right against person. Just in personam is the temporary in nature. It can be converted into right in rem. Just in personam is the right given to a person against one person to person or party to the contract. ठीक है, तो और just in ये हो गया just in personam, मतलब आप किसी के अगेंस्ट में केस ले सकते हो। और जस्ट ठीक इन है, और जस्ट इन जस्ट रेम इन, का हो गया मतलब किसी के गुड्स के खिलाफ। यस सर, जस्ट इन रेम का मतलब हो गया किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, किसी के गुड्स के खिलाफ। जस्ट इन रेम मीनिंग भी देख लेते हैं, चलो। जस्ट इन रेम, जस्ट एड इन रेम, लैटिन वर्ड, सिविल लॉ, मीनिंग ए राइट टू ए थिंग, समझ रहे सर, पर्सन के अगेंस्ट में नहीं, गुड्स के अगेंस्ट में जा सकते हो, ठीक है। दैट इज राइट एक्सेसिबल बाय वन पर्सन ओवर ए पर्टिकुलर आर्टिकल और प्रॉपर्टी इन वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन। ये लॉ में भी आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोगों को पढ़ा गया था, है ना, याद होगा क्या रे? यस सर, तो समझ में आ गया सर, मतलब अगर कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो क्या हो जाता है, इसके केस में आप जस्ट इन रेम में क्या कर सकते हो। अरे क्या हो गया आज मेरे इस पेन को, मेरे को शिफ्ट ही होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फिर बर्डन ऑफ रिस्क हो गया, नेचर ऑफ राइट्स, ये याद रखिएगा सर, सेल में जस्ट इन रेम क्रिएट होता है। तो जस्ट इन रेम मतलब आपको किसी पर्टिकुलर गुड्स या किसी पर्टिकुलर थिंग के अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हो। बट जब बात आता है एग्रीमेंट टू सेल की, तब थिंग में या गुड्स पे क्लेम तो नहीं आएगा, तब पर्सन पे आएगा, मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो, बिकॉज ये गुड सेल नहीं हुआ ना सर, तो जिसके कारण आपको सेल, मतलब बेसिकली यहाँ पर सेलर के पास बहुत बड़ा खेल रहता है, यानी यहाँ पर सॉरी बायर के पास, ठीक है, जो बायर है, ठीक है, जो बायर है वो लेने के नाम पे बोला पहले लेगा फिर नहीं लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में बायर का प्रॉब्लम, मतलब बायर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, या इस केस में सेलर चोट पहुंचा सकता है, एक बार सेल कर दिया फिर भाग गया तो बेसिकली यहाँ पर इस केस में आपको गुड्स पे हक आ जाएगा, जैसिन रेम क्रिएट करता है, और इस केस में जैसिन पर्सन है, मतलब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। बोलो सर, ये दोनों समझ में आ गया, नेचर ऑफ राइट्स, जैसिन रेम एंड जैसिन पर्सनम, बताइएगा सर। यस सर। ठीक है, अच्छा पर्सनम क्या रेम पे ट्रांसफर हो सकता है? यस, पर्सनम को आप रेम पे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब पहले पर्सन के अगेंस्ट में गया फिर गुड्स के लिए, मतलब पहले पर्सन के अगेंस्ट में गए फिर आप गुड्स पे चले जाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली किसी पर्सन से तो किसी का दुश्मनी नहीं होना चाहिए ना,
जिस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर बात बना है उसी गुड्स के लेके बात है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए था, आपने बोला था देना है बट आपने दिया नहीं, तो फिर पहले पर्सनम पे केस होगा, उसके बाद वो रेम में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है सर, ये रेम पर्सनम, अरे सर लैटिन वर्ड है। मैं आपको कितना बार समझाया कि सर हमारे ये जो इंग्लिश लॉ है, ये इंग्लिश लॉ एक्चुअली रोमन लॉ से क्या है सर, प्रभावित है, समझते हो? हाँ, एक्चुअली जो मॉडर्न डे यूरोप है ना, ये मॉडर्न डे यूरोप बहुत ज्यादा किससे प्रभावित है सर, इटली रोम से प्रभावित है। बिकॉज ये इनका जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा इटली रोम से बना है सर, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम इटली रोम एरिया से बना हुआ है। तो इसलिए मॉडर्न लास्ट 1000 2000 3000 ईयर्स में ये ब्रिटिश लोग जो भी इंग्लिश भाषा जो भी बना है इसमें रोमन वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये लोग किया है। ठीक है, ओके, मतलब ऐसे ही नहीं बोल देते, मतलब इंग्लिश में क्यों लिख दिया अचानक से रोमन वर्ड आ गया, हाँ कभी सुने ही नहीं। ओके, अच्छा, राइट टू रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। भाई उसने तो सेल कर दिया, अगर आपने सेल कर दिया तो फिर आप रीसेल कैसे करोगे? आपने तो सेल कर दिया तो रीसेल का तो बात नहीं आता ना सर। क्या रे, बात समझ में आएगी नहीं? आपने तो सेल कर ही दिया तो फिर रीसेल का बात कहां से आएगा? सेलर सेल रीसेल नहीं कर सकता। द सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर, है ना। सेलर उस गुड्स को फिर से रीसेल कर सकता है अगर सिचुएशन ऐसे बना तो, क्योंकि उसका ओनरशिप अभी उसी के पास है। सर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer। समझ रहे सर? The official assignee will not able to take over the goods but will recover the price from the buyer। yes, सेलर सेल करने के बाद बायर से पैसा तो जरूर लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। बिकॉज एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल तो नहीं हुआ है, तो कंट्रोल ले सकता है गुड्स पे बट पैसा रिकवर नहीं कर सकता। इस केस में बायर से पैसा रिकवर किया जा सकता है, इस केस में कंट्रोल ही लिया जा सकता है, पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। समझ में कुछ आया सर? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों केस दोनों अलग है सर। इस केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ठीक है, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो गुड्स तो वापस नहीं ले सकता बट बायर से पैसा ले सकता है। इस केस में अगर सेलर जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, पैसा वाला एकदम सब कुछ खत्म हो गया, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स, वो गुड्स पे कंट्रोल ले सकता है, ठीक है, बट द प्राइस विल नॉट रिकवरेबल। इसमें पैसा वो कहीं से भी कुछ रिकवरी नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, तो वो क्या करेगा, वो पैसा तो नहीं मांग सकता बायर से लेकिन गुड्स पे कंट्रोल कर सकता है। एंड इस केस में द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। इस केस में किसी भी तरह का गुड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो। बोलो सर बोलो, समझ में कुछ आया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एरिया था सर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यस सर। ऐसे पढ़ो करो सर, तभी क्या है ना, याद भी रहेगा और एग्जाम में भी आराम से लिख पाओगे। सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हायर परचेस के बारे में काफी लोग बात कर रहा था कुछ देर पहले। सर ये हायर परचेस का क्या है? सेल तो आप लोग समझ ही गए, हायर परचेस क्या है? सर हायर परचेस लाइक जैसे मानो कि आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो ना, तो इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदते हो और जब तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होता तब तक वो गाड़ी आपका नहीं। इट्स लाइक दैट हायर परचेस, मतलब एक तरह का भाड़े पे खरीदा गया, ठीक है। अभी भाड़ा देते जाओ, ठीक है, हायर मतलब क्या, भाड़ा है ना, भाड़ा देते जाओ, लास्ट भाड़ा खत्म हो जाएगा फिर गाड़ी आपका। द प्रॉपर्टी इज इन गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। समझ गए सर? हायरर जिसने हायर किया गाड़ी को, इंस्टॉलमेंट भरता जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट भर लेगा तो गुड्स का जो प्रॉपर्टी का जो है वो पास होगा सर, किस पे, जो बायर है उस पे। ऐसे ऐसे तो बहुत होता है सर, ये जो गाड़ी वगैरह हम लोग खरीदने जाते हैं ना, ठीक है, कौन सा गाड़ी लेना है, कार 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 इंस्टॉलमेंट, कौन सा गाड़ी लेना है जल्दी बोलो, कार लेना है, ट्रक लेना है, क्या लेना है? रोल्स रॉयस। हाँ, अरे बाप रे, तू तो छोटा मोटा गाड़ी का नाम बताते नहीं है भाई। रोल्स रॉयस, हाँ ये सब मेरे सोचना है तो बड़ा सोचे। हाँ मेरा तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, मेरा जीभ लड़खड़ा जाता है कि क्या बात करूं, ये रोल्स रॉयल्स या रोल्स रॉयस, हाँ
चलो इंस्टॉलमेंट रोल्स रॉयस, स्पेलिंग बता। ROLLS वही है। मिल गया, चुप हो जा। ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट में कितना पड़ेगा पता नहीं मुझे। कार देखो में देखते हैं। अरे बाप रे, ऐसा गाड़ी है भाई, 12 करोड़ का गाड़ी है। हाँ भाई अभी तो सर अभी। इसका सबसे महंगा बोट है इसका। अच्छा, सबसे महंगा ये है। कार में बोट नाम का कंपनी निकाला, मतलब इसी का है। बाप रे, इसका दाम तो 12-10 करोड़ दिखा रहा है सर, वो भी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हैंड है ये। क्योंकि कार देखो में क्या फास्ट हैंड मिलता है, पता नहीं, हो सकता है, आई डोंट नो कार देखो में क्या चलता है, नो नॉलेज सर। ये देखो ईएमआई देख रहे सर, कितना ईएमआई है इसका, 19,65,903। 20 लाख का ईएमआई भरो और रोल्स रॉयस यूज करो। ओके विश्वजीत, ठीक है। यस। किसी तुमको लेने में कोई नहीं रोकता, तुम बस 20 लाख का ईएमआई देने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अब क्या है ना, अब 20 लाख करके जितना साल का ईएमआई है भरते जाओ। कितना साल का ईएमआई है रे? सीरीज 2 पेट्रोल में चलेगा। 5 ईयर। कहाँ लिखा है 5 ईयर? आइए देखो 5 ईयर, ठीक है सर। 7 साल में भरोगे तो ईएमआई थोड़ा और कम हो जाएगा, 15 लाख। 15,33,000। 15 लाख करके 7 साल भरो, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट इज 9.8% बैंक इंटरेस्ट, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, भरते जाओ। लेकिन जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तब तक गाड़ी आपका नहीं बनेगा, चलेगा ना सर? ठीक है। ऐसे और भी है, टाटा पंच, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये गाड़ी भी सुना बहुत अच्छा है, टोयोटा फॉर्च्यूनर 42-43 लाख का है। चलो बढ़िया है। ये से भी मस्त है। हाँ, ये हायर परचेस हो गया सर। द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ ए बेली। सर बेली कौन? मतलब मेरा कुछ सामान आपके पास रख देंगे, आपको समझ में आया सर? मेरा कुछ सामान आपके पास रख देंगे, आप उसका टेक केयर कर लेना, ठीक है। अगर मेरा कुछ सामान अगर मैं आपके पास रख लूं तो आप उसका टेक केयर करोगे ना? क्या रे, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरा कुछ सामान है जो मैं आपके पास रख के जाऊंगा, टेक केयर कर लोगे ना? अरे बोलो हाँ ना। तो अगर आप टेक केयर करते हो ना तो आप बन जाते हो बेली और मैं बन जाता हूँ बेलर। तो यहाँ पर भी बात कुछ ऐसा है सर, ठीक है। जो गाड़ी खरीदते हैं ना हायर परचेस करके, ठीक है, तो जो जिसने गाड़ी खरीदा वो एक्चुअली बेली बन जाता है। कौन बन जाता है सर? बेली। ओनर नहीं बनता, बेली बनता है। मतलब ये गाड़ी किसका है? जिस कंपनी ने आपको सेल किया उसका है, ठीक है। जो भी गाड़ी बेचता है, मतलब जो भी गाड़ी का डीलर है, जिनसे भी आप ये गाड़ी लेते हो, ये इसका ओनर वो है, आप नहीं। लेकिन आपके पास गाड़ी है, अभी आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो ना, और बदले में आप गाड़ी को मेंटेन करो, हाँ, और ऐसे देते जाओ। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट भर लोगे तब आपका होगा, तब तक के लिए आपका स्टेटस क्या रहेगा? बेली। ए समझ में आया सर? बेलर बेली रिलेशनशिप समझ में आया? बेलर बेली रिलेशनशिप ऐसा यस होता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली बेलर बेली केस में क्या होता है, वो लास्ट में वो जिसका सामान है उसको वापस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट भर देते हो तो आपको वापस करने का जरूरत नहीं। लेकिन सर अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, या फिर 2-3 भरने के बाद सोचते हो कि अरे भाई अपना ही है, हाँ, कंपनी क्या करेगा सर? उठा के ले जाएगा। उठा के लेके जाएगा दोनों को, पहले गाड़ी को, उसके बाद आपको भी नोटिस भेजेगा, हाँ, ठीक है, कुछ पेनल्टी भी चार्ज करेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ ए बेली till he pays the last installment. The hirer may, if he so likes, terminate the contract by returning the goods. Yes, अगर आपको इंस्टॉलमेंट भरने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गुड्स को रिटर्न कर दो, तो इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। बट गुड्स को सही सलामत वापस करो, हाँ, जो गुड्स है उसको सही सलामत, गाड़ी को सही सलामत वापस करो, कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। भाई मैंने 4 साल यूज किया, 4 साल के हिसाब से मैंने पेमेंट भी किया, अब गाड़ी आपका। क्या बोलते हो सर? The owner takes no such risk for if the hirer fails to pay an installment. The owner has right to take back the goods. ओनर का कोई रिस्क नहीं है। ओनर का क्या रिस्क है? उसको तो पेमेंट मिलते गया। अगर मतलब जिसने हायर किया वो अगर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो गाड़ी लेके चला जाएगा, जिसका जो ओनर है। क्या रिस्क है? उसका कोई रिस्क नहीं है। द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेसर, ठीक है। मतलब जो हायरर है वो किसी को भी
किसी को भी क्या क्या नहीं कर सकते सर? आप किसी को भी आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है सर बात? हाँ, मानो कि ये महिंद्रा का गाड़ी खरीदना है आपको, ठीक है, आपने गाड़ी खरीद लिया, अरे भाई मेरे को सिटी विटी नहीं चाहिए, अच्छा फॉर्च्यूनर खरीदना है आपको, आपने 42 लाख का गाड़ी खरीदा, इसका आपने ईएमआई भर रहे हैं आप बैठे बैठे, ठीक है, आप ईएमआई भरो, सर इसका 5 साल तक ईएमआई भरना है। कितना साल तक? 5 साल तक ईएमआई भरना है। सर आपने 1 साल ईएमआई भरा, कितना साल ईएमआई भरा सर? 1 साल। फिर आप क्या करते हो? किसी और को सेल कर देते हो, कर पाओगे क्या? नो सर। आपके पास हक नहीं है। आप कंपनी पे जाओ, जाके बोलो कि मैं ये ओनरशिप नहीं रखना चाहता, बदले में मेरा दोस्त या मेरा रिलेटिव एक गाड़ी लेना चाहता है, तो कंपनी सिंपल क्या करेगा, फ्रेशली उस रिलेटिव के नाम पे गाड़ी बेच देगा। अब आगे से जो बैंक का जो काम था, जो लोन ईएमआई भरने का जो काम था, वो कौन करेगा? आपके बदले आपका दोस्त करेगा, लेकिन ये आप नहीं कर सकते, कंपनी के पास जाके कंपनी कर सकता है। ऐसा होता है ना सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या रे? इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है सर, एकदम होता है। इवन कोई कोई तो ऐसा भी करता है, गाड़ी को पेपर वर्क का झमेला में जाना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है ना, वो बोलता है कि ठीक है भाई गाड़ी मैं यूज करता हूँ, लेकिन ईएमआई भरता जाऊंगा तुम्हारे नाम पे। हाँ, ऐसा होते हुए सुने हो ना? ईएमआई किसी और को भरना है, मतलब मानो कि विश्वजीत को ईएमआई भरना है, बट गाड़ी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोला विश्वजीत से ले लिया, ठीक है, तो विश्वजीत को मैं कुछ पेमेंट भी कर दिया, या फिर विश्वजीत को मैं बोला कि ठीक है भाई तुमको ईएमआई भरने का जरूरत नहीं है, मैं ईएमआई भरूंगा, तुम बस तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर कर देना। क्या विश्वजीत, चलेगा कि नहीं? बोल। यस सर, क्योंकि पैसा तो मेरे ही से कट। हाँ बस सही है। तो बोनाफाइड परचेसर को भी आप नहीं दे सकते, ओनरशिप ट्रांसफर करने का ताकत हायरर पे नहीं है, बिकॉज आप हायर परचेसर हो, गाड़ी का मालिक नहीं हो, ये गलत फहमी ना करें। हायर परचेसर कैन नॉट रिसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते ना भाई, 5 साल 7 साल का, तब तक वो गाड़ी किसी को भी बेचने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एज पर लॉ। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट सर। तो ये बेलमेंट क्या हुआ, वही मैं आपको बोल रहा था ना, बेलर बेली कॉन्सेप्ट, बेलर बेली, ठीक है। सेल तो आप जानते ही हो, मैं सेल को बार बार इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। बेलमेंट क्या है? देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजंस लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज एटसेट्रा। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, जस्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, बस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, ठीक है। बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, जो बेली होता है ना वो रिटर्न करेगा गुड्स टू द बेलर, बेलर को रिटर्न कर देगा ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वाज मेड। सर एग्जांपल से बताओ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्या एग्जांपल ले बताओ, आप ही लोग बताओ, बेलर बेली का क्या एग्जांपल लिया जाए? हायर परचेस को छोड़ के, हायर परचेस भी बेलर बेली कॉन्सेप्ट में चलता है, बट एक्सेप्ट हायर परचेस, बेलर बेली के क्या रिलेशनशिप बताया जाए सर? प्ले स्कूल। प्ले स्कूल, चलो ये बढ़िया है, प्ले स्कूल। हाँ प्ले स्कूल में बच्चे होते हैं, ऐसे वो गुड्स नहीं होते, बट फिर भी प्ले स्कूल को ले सकते हैं, बट इस केस में उसको गुड्स जैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसे मानो कि ये प्ले स्कूल है, ये प्ले स्कूल दिख रहा है रे बाबा? हाँ देखो, ये प्ले स्कूल में बच्चे लोग खेलने आते हैं, छोटा मोटा पढ़ाई करते हैं, अब ये खेलेगा कूदेगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेगा, इसके बाद ये जिसका बच्चा है उसको वापस करना है, ठीक है। देखो सर ये लोग ना मतलब चार्जेस भी हाई रखते हैं, बिकॉज इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। कई बार वो क्या होता है ना, बच्चे लोगों को खेलने के लिए रख के चले जाते हैं, माँ बाप शॉपिंग करने चले जाते हैं कि बच्चा यहाँ पर प्ले स्कूल में 2 घंटा रहेगा, हम लोग उसके बीच में शॉपिंग कर लेंगे। जिनका छोटा बच्चा होता है ना उनको दिक्कत होता है। गाँव साइड में क्या होता है ना, वो पड़ोस वाले आंटी को देके जाते हैं कि वो चाची जी मेरा बच्चे को थोड़ा देखना। अब गाँव में तो फ्री में मिल जाते हैं बेलर बेली, बट शहर में फ्री का बेलर बेली कहाँ मिलेगा? अरे शहर में फ्री का बेलर बेली नहीं होता, शहर में आपको कहीं पर रख के जाना पड़ेगा। गांव साइड में क्या है ना, वो पड़ोस वाले शर्मा अंकल, हाँ किसी का नानटू चाचा, बहुत सारे मिल जाते हैं, हाँ चाचा चाची नाना नानी गांव साइड में भरती है। हम लोग बंगाली में से बोलते हैं अमुक काकू तुसुक काकीमा, ऐसे ऐसे बोलते हैं, काकू वही काकूर बाड़ीते আছে अमुक काकीमार बाड़ीते আছে, इट्स लाइक दैट। तो बच्चा को रख के हम लोग जा सकते हैं इधर उधर कुछ कुछ देर के लिए, तो शहर में पॉसिबल नहीं है। तो ये जितना दिन तक प्ले स्कूल के पास ये बच्चा है, प्ले स्कूल कौन बन गया सर? बेली, ठीक है। और बेलर कौन है? बच्चे का पेरेंट्स। समझ गए सर? हेलो।
यस सर। है ना। इनका जो माँ बाप है वो उनका ये बेलर है और जो प्ले स्कूल है वो बेली है। तो जैसे इसके चार्जेस जो भी है वो तो लेगा प्ले स्कूल वाले, पर बदले में जब भी माँ बाप आ जाएंगे उनको क्या करेंगे, बच्चा वापस कर देंगे ना। क्या बोलते हो? हाँ, ये देखो माँ आए और बच्चे को वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। ये समझ में आया रे, बेलर बेली। काफी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बस मैं एक दो ही एग्जाम्पल जितना दिमाग में चल रहा है बोल रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए कुछ चार्जेस भी होता है। तो बेली के केस में क्या होता है, बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स। हाँ, यहाँ बच्चे लोग को सर आपने गुड्स बना दिया। अरे सर समझा करो, मैं बच्चा को गुड्स नहीं मान रहा हूँ, बट इट्स लाइक दैट। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। द बेलर ऑन द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वाज मेड। आपका एक कुत्ता है या डॉगी है, ठीक है, तो आप कुछ दिन के लिए किसी के पास रखे गए। जैसे ही आप वापस आते हो आपका डॉगी आप वापस ले लोगे ना। क्या बोलते हो? डॉगी रखे गए थे, डॉगी रखने का खर्चा भी देके गए थे, पर जैसे वापस आ गए डॉगी लोगे कि नहीं लोगे? यहाँ पर डॉगी को ट्रीट करना पड़ेगा गुड्स की तरह से। डॉगी गुड्स नहीं है, आई अंडरस्टैंड, सबका जज्बात समझ सकता हूँ, बट क्या आपको समझ में आ रहा है बेलर बेली कॉन्सेप्ट? बताओ सर। Yes, sir. यस सर। कंसिडरेशन में भी ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस। अच्छा, बदले में जैसे मानो कि ये प्ले स्कूल वाले चार्ज करेंगे। हाँ सर, प्ले स्कूल वाले चार्ज करेंगे। ऐसे कुत्ता डॉगी लोगों का भी ऐसे होते हैं, ठीक है, खेलने का जगह। ये जो डॉगी लोग, मतलब मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक जैसे डॉगी वगैरह होते हैं ना, इनका भी खेलने का ऐसा होता है शहर में। ठीक है, उनको रख के जाओ तो पैसा देना पड़ता है, बट गांव साइड में मैं बोला ना आपको कि वो जो पड़ोस वाली चाचा चाची नाना नानी ताऊ ताई होते हैं ना, काकू काकी माँ जेठू जेठी माँ, ये सब नॉन ग्रेट्यूटस है सर। ग्रेट्यूटस है, वो ऐसे ही कर देगा, वो उसको बदले में कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, पेमेंट हर चीज में पेमेंट थोड़ी आता है। ओके, तो ये रहा बेलर बेली कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया सर? इसका डिटेल्स आगे आगे आप लोग और पढ़ोगे सर। ये बेलमेंट का एक पूरा डिटेल चर्चा होता है एडवांस लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में चर्चा होता है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क ऑफ लेबर, हाँ ये भी एक है कॉन्सेप्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और टू बी सोल्ड फॉर ए प्राइस, हाँ सर, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ labor, then the contract is only for work and labor and not for sale of goods. Where gold is supplied to a goldsmith for preparing an ornament or when an artist is asked to paint a picture. आपको समझ में आ रहा है सर? सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, गुड्स को नहीं देना है, गुड्स पे काम कराने के लिए देना है। आप समझ रहे सर? हाँ सर, a contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price, but where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor. सोना दे दो गोल्ड स्मिथ वाले को। अरे सोना का जो काम करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग बंगाली में बोलते हैं कर्मकार। हाँ, कर्मकार बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, सोनार बोलते सुनार। हैं। सोनार बोलते हो हिंदी में, हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? स्वर्णकार। हाँ, स्वर्णकार बोलते हैं, यस, सोनार या स्वर्णकार, ठीक है, जिसको भी, ठीक है, जो समझ में आता है। इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ वाले को गोल्ड दे दोगे, वो गोल्ड पे क्या करेगा, काम करेगा और गोल्ड वापस कर देगा, है ना, जो काम करेंगे। तो उसके बदले में आप उसको, जो लेबर है, जिसको क्या बोलते हैं, मजूरी बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, हम लोग बोलते हैं मजूरी। तो ऐसे दुकानदार भी ना बोलते हैं मजूरी पे डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑन मजूरी। हाँ, ऐसे बोलते हैं। पीसी चंद्र ज्वेलर्स एडवर्टाइजमेंट देता है, हाँ, 50% डिस्काउंट ऑन और लेबर वर्क या मजूरी, ऐसे करके बोलते हैं। तो गोल्ड स्मिथ जो भी हुआ, फिर गोल्ड इज सप्लाइड टू गोल्ड स्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट और व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट ए पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह का। तो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ऐसा भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5, according to section 5 subsection 1, a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment or price or both. For the delivery or payment of installment or that delivery or payment or both shall be postponed. Further, as per section 2 subsection 5, subject to the provision of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, partly in writing, partly by word of mouth, और मे बी implied from conduct of the parties. अरे बहुत कुछ हो सकता है, ये सब आप लोगों को मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ाया था। R agrees to deliver his old motorcycle valued at 25,000 to S in exchange for a new motorcycle and agrees to pay the difference in cash. इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 25,000 का कार सेल करना है। R agrees to deliver his old motorcycle जिसका वैल्यूएशन है 25,000 एस को,
इन एक्सचेंज फॉर ए न्यू मोटरसाइकिल एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश, बाकी पैसा वो कैश में पेमेंट करेगा। ये सिंपल एग्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक्सचेंज है सर, एक तरह का सेल ही है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट मोड पे आप सेल कर सकते हो, कोई रोकता नहीं है आपको। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट बोला है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स आर देयर, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन द फॉलोइंग मोड्स। Contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for the price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of the goods, immediate, अभी हाथों हाथ. There may be immediate payment of price, but it may be agreed that delivery is to be made at the some future date. अरे ऐसा तो ये तो होता है ना, पेमेंट आज कर दिया बट डिलीवरी बाद में मिलेगा। अरे फ्लिपकार्ट वगैरह में तो हम लोग करते ही हैं, हाँ मैं तो नॉर्मली यही करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ बाद में लेता हूँ। इसमें क्या सुविधा होता है जानते हो, पेमेंट पहले और बाद में डिलीवरी लेने पे ये सुविधा होता है। अगर बाद में मानो कि आपको रिप्लेस करना हो या फिर एक्सचेंज करना हो या फिर रिटर्न करना हो, वो पेमेंट सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर मानो कि आप कैश देते हो, मैंने देखा एक्सपीरियंस में, अगर कैश देते हो आप और बाद में उसका जो पेमेंट सेटल करना होता है ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आजकल तो मेरे को नहीं पता, मैं बहुत दिन कैश डीलिंग मतलब कैश में डीलिंग्स नहीं किया तो, लेकिन जब मैं कैश में करता था ना तब मैं देखता था कि कैश पेमेंट करने से ना सेटलमेंट होने पे बहुत टाइम लगता था अगर रिटर्न वगैरह होता है तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो और अगर कुछ भी आपको अगर एक मतलब रिटर्न करना हो तो फटाफट सेटल हो जाते हैं, फटाफट सेटल हो जाते हैं। क्या आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस है सर? यस सर। यस सर, ओके। तो एग्जैक्टली ये देखा गया है सर, तो ये तो बहुत ही फेमस आजकल चलता है। देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, ऐसा भी होता है ना, ये अभी डिलीवरी अभी पेमेंट। एक्चुअल सेल। हाँ एक्चुअल सेल, वेरी गुड सर। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब पेमेंट भी हायर इंस्टॉलमेंट परचेज। में होगा। हाँ पेमेंट हायर परचेज में, गाड़ी तेरे को इंस्टॉलमेंट में दिया गया, मतलब जितने पैसे होंगे तो ओनरशिप आएगा, लास्ट में पूरा ओनरशिप आ जाएगा। या ये भी बोल सकता है तू। लेकिन गाड़ी से कुछ और एग्जांपल अच्छा होता, जैसे मान कि तू बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में गुड्स लेते जा रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में तेरे को मटेरियल सप्लाई करते जा रहा है। हाँ ये भी हो सकता है ना। यस सर। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी ऑफ पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, मतलब गुड्स भी फ्यूचर में मिलेगा और पेमेंट फ्यूचर भी, एग्रीमेंट। यस दोनों फ्यूचर में होगा, गुड्स भी फ्यूचर में पेमेंट भी फ्यूचर में, फ्यूचर एग्रीमेंट एकदम आइडेंटिफाई हो गया आप लोग। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अरे सर क्या बताऊं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स ऑलरेडी डिस्कस सर, सेक्शन 6, ठीक है, इसमें और नहीं बताएंगे। गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एसेटलमेंट ऑफ प्राइस एक बार देख लो, एसेटलमेंट ऑफ प्राइस। Sir, the price is contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed to may or determined by the course of dealings between the parties। मतलब ये जो दाम के बारे में क्या बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 9 एंड 10, इसमें सेक्शन 9 प्राइस को ठीक करने में हेल्प करता है। But the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price। Sir, what is reasonable price? ये reasonable price क्या होता है? हाँ sir, reasonable price ना is a subject to debate। What is the reasonable price is a question of fact, बहुत बड़ा सवाल है। Dependent on the circumstances of each particular case, मतलब कौन सी चीज का क्या reasonable price है ये कैसे तय होगा, ये थोड़ा समय समय की बात है, सिचुएशंस की बात है, लेकिन लॉ तो ऐसे ही बताते हैं, ठीक है, कि अगर बायर सेलर में कोई प्रॉपर प्राइस में बात नहीं होता तो रीजनेबल प्राइस पेमेंट करना होगा, किसको, ऑब्वियसली बायर को, सेलर को मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट ये चलता है, एक एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। अच्छा प्राइस मींस क्या है, प्राइस means the mandatory consideration for sale of goods, section 2 subsection 10। by virtue of section 9 the price in the contract of sale may be fixed by the contract करने के टाइम पे फिक्स हो सकता है, agreed to be fixed in manner provided by the contract, जैसे कि वैल्यूअर ने बताया, जैसे वो इंश्योरेंस के केस में होता है, determined by the course of dealings between the parties, ठीक है, पार्टीज के बीच में कोर्स ऑफ डीलिंग्स में हो सकता है। एंड एग्रीमेंट टू सेल का जो वैल्यूएशन होता है ना, सेक्शन 10 में बोला गया है, ध्यान से सुनना सर, असाइनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 में बोला और एग्रीमेंट टू सेल का जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 10 में बोला, क्या बोला, where there is an agreement to sell goods on the terms of that price is to be fixed by the valuation of that third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। अगर थर्ड पार्टी अवॉइड कर देता है तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा।
provided that if such goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price. लेकिन मानो कि वैल्यूअर ने मना कर दिया था तो अवॉइड कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, डिलीवरी भी हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बायर पेमेंट क्या करेगा, बिकॉज वैल्यूअर ने तो कुछ वैल्यू किया ही नहीं, तो फिर बताते हैं रीजनेबल प्राइस पे करेगा। अब फिर से आ गया ना, अभी ये सब्जेक्ट टू डिबेट होगा। अब बायर तो ले लिया, अब वैल्यूएशन तो होगा, कुछ तो होगा, रीजनेबल प्राइस, इसको लेके थोड़ा चलेगा सर, हलचल मचेगा थोड़ा। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damage against the party in default. मतलब जिसके कारण भी प्रॉब्लम हुआ है वो एक दूसरे पे क्लेम कर सकता है कि भाई तुमने वैल्यूअर को क्यों रोका वैल्यूएशन करने में, वैल्यूअर को वैल्यू करने देना चाहिए था ना। ऐसा केसेस चलता रहता है सर हमारे सोसाइटीज में, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई इसका क्या दाम होगा, वो बोलते हैं नहीं इसका कोई दाम नहीं है, कोई बोलते हैं वैल्यूअर ने नहीं बोला, कोई बोलते हैं ये वैल्यूअर को रोका था बोलने के लिए। अब ये केस कोर्ट में बड़ा झमेला करता है। तो ऐसे बहुत सारा केसेस है, एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। P is having 2 bikes, P का 2 बाइक है, he agrees to sell both the bikes to S, वो बताते हैं कि मैं दोनों बाइक S को सेल करूंगा at a price to be fixed by Q। तो Q कौन बन गया सर, Q कौन बन गया यहाँ पर, who is Q? हाँ वेरी गुड सर। he gives delivery of 1 bike immediately, ध्यान से सुनना, he gives delivery of 1 bike immediately, P ने अभी एक बाइक का डिलीवरी कर दिया, किसको, S को। क्यों रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस, डिलीवरी करने के बाद क्यों बोल रहे कि नहीं मैं वैल्यू नहीं कर सकता। एज सच पी आस्क एस टू रिटर्न द बाइक ऑलरेडी डिलीवर्ड। अब पी बोल रहा है भाई वैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्यों, तुम एक काम करो, मेरे को मतलब एस को बोल रहा है, कौन, पी, मेरे को बाइक वापस कर दो। while एस क्लेम्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द सेकंड बाइक, एस बोल रहा है नहीं बात हुआ था, मैं दोनों बाइक लूंगा तुमसे, तुम मेरे को सेकंड बाइक डिलीवर करो। तो आप ध्यान से सुनना, मतलब एस जो है वो रिटर्न करने में एग्री नहीं कर रहा है, he don't want to return, ऊपर से वो सेकंड बाइक मांग रहा है, लेकिन वैल्यूअर सर मुकर गया, वैल्यूअर बोल रहा है मैं नहीं वैल्यू कर सकता, पी बोल रहा है मेरा फर्स्ट बाइक वापस करो, एस बोल रहा है मेरे को सेकंड बाइक दो। केस कुछ समझ में आया सर आप लोगों को? तो ऐसे केसेस में डिसीजन कैसे बनेगा, इन द गिवन सर जो इंस्टेंस, एस ने बाइक लिया है उसका रीजनेबल प्राइस दे दे। हाँ, और सेकंड बाइक वो नहीं अवॉइड मिलेगा, कर, नहीं मिलेगा क्योंकि हाँ वो अवॉइड कर सकते हैं। वेरी गुड विश्वजीत, आई नो, तो समझ गया, ठीक है। जो बाइक एस ने लिया उसका रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, किसको, पी को, जो ऑलरेडी एस ने ले लिया, और पी को भी मानना पड़ेगा सर, ठीक है। लेकिन जो सेकंड बाइक है वो पी डिलीवर करने से अपने आप को चुपचाप रोक सकता है, सेकंड बाइक का कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है, ठीक है, बट पहला बाइक का कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में प्राइस जो होगा वो रीजनेबल प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। ए बोलो सर, बोलो बोलो, समझ में आया, यस और नो? सर नोट्स के नीचे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्विज टाइप में दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप में, आप जरूर देखो, आंसर के साथ दिया हुआ है। जिनके पास अभी भी नहीं है ये नोट्स, वो मेरे को एक बार पिन कर दो सर कि सर मेरे पास नहीं है, आप सेंड कर दो। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं और सच में सब्जेक्टिव भी हैं, आप लोग जरूर एक बार घर में ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। इफ यू हैव अ नॉलेज, आपको क्वेश्चन करने में बड़ा हेल्प मिलेगा। अगर कोई डाउट हो आप जरूर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछें, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स में जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो सेल ऑफ गुड्स का थोड़ा और एडवांस पार्ट में रहेगा। जिनका सामने एग्जाम है वो मेरे को बताए तो मैं उनको सेल ऑफ गुड्स का, अगर किसी को मैं बाई चांस क्लास शेयर करने में भूल गया तो आप बोलोगे तो मैं आपको सेल ऑफ गुड्स का जो भी एडवांस टॉपिक है सारा एक साथ शेयर कर दूंगा। बस इतनी ही बात है सर, बोलो क्लियर है? अच्छा, जिन लोगों का इसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने क्लास बोला, ठीक है, स्पेशली सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का क्लास है मेनली, और सीएस एंट्रेंस वालों का, इनके इसके बाद जिन लोगों का भी क्लास है इकोनॉमिक्स का वो लोग 7:30 7:35 तक ज्वाइन करें, मैं अलग से लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। यस सर, मैम का क्लास नहीं होगा? नहीं मैम का क्लास नहीं होगा, मेरा क्लास होगा, मैं लिंक जी शेयर सर। करूंगा। विश्वजीत, अर्पिता, और कौन है, मन्नन को होना चाहिए था, मन्नन, ठीक है, ये लोग ज्वाइन कर लेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है सर, इतना ही है आज। बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय, ओके, बाय सर। टाटा।
कुछ कहोगे क्या प्रिया और इनकी?